वर्धक होगा। तो लिस्ट में सबसे पहला तथ्य पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र से है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहरी कोर में संवहनी धाराओं यानी कन्वेक्टिव करंट्स के कारण उत्पन्न होता है। इसे जियोडायनमो कहते हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये जियोडायनमो एक विशाल जनरेटर की तरह काम करता है। यही पिघला हुआ लोहा अंतरिक्ष के खतरनाक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। अरे वाह! और अब दूसरा तथ्य चंद्रमा से जुड़ा है। हर दिन चंद्रमा लगभग 50 मिनट देरी से उगता है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में पूर्व की ओर बढ़ता है। देखिए, जब पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, चंद्रमा अपनी कक्षा में थोड़ा आगे खिसक चुका होता है। इसलिए उस बिंदु तक वापस पहुंचने में 50 मिनट अतिरिक्त लगते हैं। ये तो बहुत ही तार्किक है। तीसरा तथ्य केप ऑफ गुड होप के बारे में है। यहाँ अगुल्हास जो कि गर्म जलधारा है और बेंगुएला जो ठंडी जलधारा है, दोनों आपस में मिलती हैं। और इन अलग अलग तापमान वाले पानी के मिलने से भारी मात्रा में प्लैंकटन पनपते हैं। ये जगह समुद्री जैव विविधता का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाती है। बिल्कुल। चौथा तथ्य हमारी पृथ्वी और सूर्य के संबंध पर है। सूर्य केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही ठीक सिर के ऊपर हो सकता है। इसका सीधा सा कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना है। इसी झुकाव की वजह से सिर्फ इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को सीधी किरणें मिलती हैं। पांचवा तथ्य भी समुद्र से ही जुड़ा है। समुद्रों का अमेज़न कोरल ट्रायंगल को कहा जाता है, जो अपनी अत्यधिक समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जिस तरह जमीन पर अमेज़न के जंगल हैं, ठीक वैसे ही पानी के नीचे ये सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे अधिक प्रवाल भीतियां यहीं पाई जाती हैं। छठा तथ्य महासागरीय चक्रों या ओशन गायर्स के बारे में है। ये हवा और पृथ्वी के घूर्णन से प्रेरित एकमैन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बने रहते हैं। सरल शब्दों में हवा पानी को धकेलती है और पृथ्वी के घूमने से कोरियोलिस प्रभाव उसे गोल दिशा दे देता है। इसी से महासागरों में विशाल भंवर बनते हैं। सातवां तथ्य तकनीकी दुनिया से जुड़ता है। शून्य द्वीप या नल आइलैंड 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं। ये असल में कोई जमीन नहीं है। जब डिजिटल नक्शों में लोकेशन एरर आता है तो सिस्टम अक्सर डिफॉल्ट रूप से इसी मिलान बिंदु को दर्शाते हैं कि अभिसरण के कारण हुआ है। जब महासागर के नीचे दो भारी प्लेटें टकराती हैं तो एक नीचे धंस जाती है। इससे जो अत्यधिक गर्मी पैदा होती है वो मैग्मा को ऊपर लाकर द्वीपों की श्रृंखला बनाती है। 9वां तथ्य हमें फिर से पृथ्वी के अंदर ले जाता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता वह जगह है जहां भूकंपीय एस तरंगे गायब हो जाती हैं। और यह बाहरी कोर के तरल होने का प्रमाण है, क्योंकि एस तरंगे कभी भी तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती। 10वां बिंदु अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं से है। प्रादेशिक समुद्र के नियम के अनुसार किसी तटीय राज्य की 12 समुद्री मील तक पूर्ण संप्रभुता होती है। इसका अर्थ ये है कि तट से लगभग 22 किलोमीटर दूर तक के समुद्र पर उस देश का उतना ही कानूनी अधिकार होता है जितना मुख्य भूभाग पर। 11वां तथ्य तटीय भूआकृतियों के बारे में है। टुम्बोलो एक तटीय निक्षेपण भूआकृति है जहां एक रेत का टीला किसी द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। लहरें जब किसी द्वीप के पीछे मुड़ती हैं तो अपनी गति खो देती हैं और अपने साथ लाई रेत जमा करने लगती हैं, जो एक रास्ते का रूप ले लेती है। 12वां तथ्य कहता है कि प्लूटोनिज्म और ज्वालामुखी की ऊर्जा पृथ्वी के अंदर की आद्य ऊष्मा और रेडियोजेनिक ऊष्मा से आती है। यानी ज्वालामुखियों को ऊर्जा पृथ्वी के बनने के दौरान कैद हुई गर्मी और चट्टानों में मौजूद रेडियोधर्मी तत्वों के टूटने से मिलती है। 13वां तथ्य गुजरात का है। कच्छ का रण भारत के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। कच्छ का यह क्षेत्र कई प्रमुख फॉल्ट लाइंस के बिल्कुल ऊपर स्थित है। भारतीय प्लेट के खिसकने से यहाँ तनाव जमा होता है, जो बड़े भूकंप लाता है। 14वां तथ्य नदियों की ताकत का उदाहरण है। गंडीकोटा कैनियन जो आंध्र प्रदेश में है, वो पेन्ना नदी द्वारा उकेरा गया है। हजारों सालों तक लगातार बहते हुए पेन्ना नदी ने जमीन को गहराई तक काटकर ये अद्भुत खाई बनाई है। 15वें तथ्य में लावे के प्रप्राय हैं। अम्लीय लावा अत्यधिक गाढ़ा और धीमी गति से चलने वाला होता है, जबकि बेसाल्टिक लावा बहुत तरल होता है। ये लावे में मौजूद सिलिका पर निर्भर करता है। ज्यादा सिलिका वाला अम्लीय लावा गाढ़ा होता है और मुहाने पर जमा होकर भयंकर विस्फोट करता है। 16वां तथ्य रेगिस्तान के बारे में है। रेगिस्तान बजरी और कंकड़ से ढका एक पथरीला रेगिस्तान है। जब तेज हवाएं सालों तक सारी बारीक रेत उड़ा ले जाती हैं, तो पीछे सिर्फ भारी कंकड़ और पत्थर का विशाल मैदान बचता है।
17वां तथ्य भी रेगिस्तान से है। वाडी रेगिस्तानों में अचानक आने वाली बाढ़ से बनी सूखी घाटियों को कहते हैं। ये घाटियां ज्यादातर समय सूखी रहती हैं, लेकिन अचानक बारिश इन्हें कुछ ही घंटों के लिए खतरनाक और उफनती नदियों में बदल देती है। 18वां तथ्य झीलों के निर्माण से है। लेक टिटिकाका एक टेक्टोनिक झील का प्रमुख उदाहरण है। टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने या टूटने से जब जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस जाता है और उसमें पानी भर जाता है, तब ऐसी झीलें बनती हैं। 19वां तथ्य एक्सफोलिएशन के बारे में है। ये दबाव कम होने और तापमान में बदलाव के कारण चट्टानों के बाहरी परतों का छिलना है। दिन की गर्मी और रात की ठंड से चट्टानें फैलती और सिकुड़ती हैं। इससे ऊपरी परतें छिलने लगती हैं, बिल्कुल प्याज के छिलकों की तरह। 20वां बिंदु वसंत ज्वार या स्प्रिंग टाइड्स है। ये तब आते हैं जब अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। इन तीनों के एक सीधी रेखा में आने से सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ मिलकर काम करता है, जिससे समुद्र का पानी बहुत ऊंचा उठता है। 21वां तथ्य धर्मनिरपेक्ष भिन्नता या सेक्युलर वेरिएशन है। ये समय के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले धीमे बदलावों को दर्शाता है। बाहरी कोर में पिघले लोहे के बहने की दिशा में बदलावों के कारण चुंबकीय ध्रुव समय के साथ धीरे धीरे अपनी जगह बदलते रहते हैं। 22वां तथ्य बरखान के बारे में है। ये रेगिस्तानों में हवा द्वारा बनाए गए अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं। इन टीलों के दोनों किनारे या सींग हमेशा उस दिशा में आगे की ओर निकले होते हैं जिस दिशा में हवा बह रही होती है। 23वां तथ्य ध्रुवीय थर्मोक्लाइन है। ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह और गहरे पानी के बीच तापमान का अंतर कम होने के कारण ये बहुत कमजोर होती है। ध्रुवों पर सतह का पानी पहले से ही इतना ठंडा होता है कि गहराई में जाने पर तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आती। 24वां तथ्य भारतीय प्लेट की सीमाओं के बारे में है। ये अराकान योमा और जावा ट्रेंच जैसी आकृतियों से घिरी है। ये वे अस्थिर सीमाएं हैं जहां भारतीय प्लेट दूसरी प्लेटों से टकरा रही है या उनके नीचे धंस रही है। म्यांमार के पहाड़ इसी हलचल का परिणाम है। 25वां तथ्य लिथिफिकेशन है। ये ढीले अवसादों को तलछटे चट्टानों में बदलने की प्रक्रिया है। जब रेत और मिट्टी लाखों सालों तक जमा होते हैं तो भारी दबाव और खनिजों के कारण वे जुड़कर एक ठोस चट्टान बन जाते हैं। 26वां तथ्य भूकंपों के बारे में है। मध्य महासागर कटकों पर आने वाले भूकंप आमतौर पर कम तीव्रता के होते हैं। इन कटकों पर टेक्टोनिक प्लेटें टकराने के बजाय एक दूसरे से दूर खिसक रही होती हैं। इस खिंचाव में टकराने वाली विनाशकारी ऊर्जा नहीं होती। 27वां तथ्य समुद्र की गहराइयों से है। मारियाना ट्रेंच पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त है। ये प्रशांत महासागर में एक सबडक्शन जोन है जहां प्रशांत प्लेट मिरियाना प्लेट के नीचे धंस रही है। इसकी गहराई अत्यधिक है। 28वां बिंदु महासागरीय अल्बेडो के बारे में है। उच्च अक्षांशों पर अधिक परावर्तन के कारण महासागरीय अल्बेडो अधिक होता है। ध्रुवों के पास सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, इसलिए समुद्र का पानी उन्हें सोखने के बजाय दर्पण की तरह वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। 29वां तथ्य वैश्विक पलटन परिसंचरण है। ये तापमान और लवणता में अंतर के कारण संचालित होता है। ध्रुवों के पास का ठंडा और नमकीन पानी भारी होकर नीचे बैठता है और पूरी दुनिया के महासागरों की गहराइयों में बहते हुए जलवायु को नियंत्रित करता है। 30वां तथ्य उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं के बारे में है। मानसूनी हवाओं के कारण ये धाराएं अपनी दिशा उलट देती हैं। बाकी महासागरों की धाराएं एक ही दिशा में बहती हैं, लेकिन ये धाराएं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून की हवाओं के हिसाब से अपना रास्ता बदल लेती हैं। 31वां तथ्य मड ज्वालामुखी पर है। ये आमतौर पर उच्च छिद्र दबाव वाले तलछटी बेसिनों में होते हैं। जमीन के नीचे दबी गैसों और पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ने पर वे दरारों से भारी मात्रा में कीचड़ को सतह की ओर धकेलते हैं। 32वां तथ्य तिब्बती पठार है। यह एक अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अंतर पर्वतीय का अर्थ ही पहाड़ों के बीच स्थित होना है। यह ऊंचा पठार हिमालय और कुनलुन जैसी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पूरी तरह से घिरा है। 33वें बिंदु में ज्वालामुखियों के प्रकार हैं। स्ट्रेटोवॉल्केनो में गाढ़ा लावा होता है, जबकि शील्ड ज्वालामुखी में तरल बेसाल्टिक लावा होता है। गाढ़े लावे के कारण स्ट्रेटोवॉल्केनो ऊंचे और शंक्वाकार होते हैं, जबकि तरल लावे के फैलने से शील्ड ज्वालामुखी चौड़े और कम ढलान वाले बनते हैं। 34वां तथ्य डायस्ट्रोफिज्म है। इसमें पर्वत निर्माण, महाद्वीप निर्माण और भूकंप जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं।
ये उन सभी आंतरिक टेक्टोनिक शक्तियों को दर्शाता है जो पृथ्वी की पपड़ी को आकार देती हैं, उसे मोड़ती हैं या तोड़ती हैं। 35वां तथ्य लव तरंगों के बारे में है। भूकंप के दौरान ये तरंगें क्षैतिज कतरनी गति पैदा करती हैं। ये विनाशकारी तरंगें जमीन को ऊपर नीचे नहीं बल्कि अगल-बगल हिलाती हैं, जिससे बुनियादी ढांचे को सबसे भारी नुकसान पहुंचता है। 36वां तथ्य बड़े पैमाने पर संचलन या मास मूवमेंट है। ये मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। भूस्खलन या चट्टानों का गिरना इसी का हिस्सा है। ढलान पर मौजूद सामग्री केवल गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण नीचे गिरती है। 37वां तथ्य बताता है कि भूकंप से अधिकतम नुकसान उसके केंद्र या एपिकेंटर के पास होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एपिकेंटर जमीन के अंदर भूकंप के असली उद्गम स्थल के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है और ऊर्जा सबसे तेज यहीं टकराती है। 38वां तथ्य महाद्वीपीय भाव के प्रमाण पर है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ग्लेशियरों की जमाव और अंटार्कटिका में कोयले के भंडार इसके सबूत हैं। अगर आज के अंटार्कटिका में कोयला है तो वो कभी गर्म और घने जंगलों वाला क्षेत्र रहा होगा। ये प्रमाण है कि महाद्वीप समय के साथ खिसके हैं। 39वां तथ्य खनिजों की बात करता है। सिनाबार नामक खनिज पारा का मुख्य अयस्क है। यह गहरे लाल रंग का पत्थर है जिससे पारा निकाला जाता है। पारा सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। 40वां तथ्य पाला क्रिया है। इससे मलबे का जमाव होता है जिसे टेलस या स्क्री कहा जाता है। ठंडे पहाड़ी इलाकों में चट्टानों की दरारों में पानी जमकर फैलता है, जिससे चट्टानें टूटकर ढलानों के नीचे नुकीले मलबे के ढेर में जमा हो जाती हैं। 41वां तथ्य मोहरोविसिक असंबद्धता या मोहो के बारे में है। यह पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। यह वह स्पष्ट सीमा रेखा है जहां सबसे ऊपरी परत खत्म होती है और भूकंपीय तरंगों की गति में बदलाव घनी मेंटल परत की शुरुआत दिखाता है। 42वां तथ्य समुद्र के स्तर पर है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा के पास समुद्र का स्तर थोड़ा अधिक होता है। पृथ्वी जब तेजी से घूमती है तो उससे उत्पन्न केंद्रासारक बल पानी को बीच की ओर धकेलता है, जिससे भूमध्य रेखा पर हल्का सा उभार पैदा होता है। 43वां बिंदु मीठे पानी का भंडार। पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार ग्लेशियरों और बर्फ की चोटियों में पाया जाता है। धरती पर मौजूद ज्यादातर मीठा पानी नदियों या झीलों में नहीं है, बल्कि वो ध्रुवों और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा है। 44वां तथ्य समुद्र की लवणता है। यह वर्षा, वाष्पीकरण, नदी के प्रवाह, हवाओं और महासागरीय धाराओं पर निर्भर करती है। जहां भारी बारिश होती है या बड़ी नदियां मिलती हैं, वहां खारापन कम हो जाता है। जहां वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वहां लवणता बढ़ जाती है। 45वां तथ्य भारतीय मानक समय मेरिडियन से दूरी है। सबसे करीब से सबसे दूर का क्रम है मिर्जापुर, नागपुर, हैदराबाद और नई दिल्ली। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा मिर्जापुर से गुजरती है। ये क्रम इस रेखा के संदर्भ में भारत के शहरों की स्थिति याद रखने का सटीक तरीका है। 46वें तथ्य में सेनोत्स का जिक्र है। ये कास्ट स्थलाकृति से जुड़े सिंकहोल हैं। जब जमीन के नीचे बहने वाला पानी चूना पत्थर को घुला देता है तो ऊपरी परत ढह जाती है, जिससे प्राकृतिक भूजल को दर्शाने वाले ये गहरे कुंड बनते हैं। 47वां तथ्य वलित ज्वालामुखी पर्वत है। ये आमतौर पर महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण सीमाओं पर बनते हैं। जब भारी समुद्री प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसती है तो जमीन सिकुड़कर ऊंचे मोड़दार पहाड़ और ज्वालामुखियों की श्रृंखला बनाती है। 48वां तथ्य पहाड़ों के निर्माण की तुलना है। रॉकी पर्वत महासागरीय महाद्वीपीय टकराव से बने, जबकि आल्प्स पर्वत महाद्वीपीय टकराव से बने हैं। ये तुलना दिखाती है कि कैसे अलग अलग तरह के प्लेट टकराव इस दुनिया की अलग अलग विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को जन्म देते हैं। 49वां तथ्य एक ज्वालामुखी का उदाहरण है। इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र इतना सक्रिय है कि दुनिया के अधिकांश भयानक ज्वालामुखी और शक्तिशाली भूकंप इसी आग के घेरे में आते हैं। और इसके साथ ही हमारा 50वां तथ्य, ये GT01 भूगोल का रैपिड रिवीजन था। हाँ, इन 50 बिंदुओं के माध्यम से जो चर्चा हुई है वो हमारी प्राकृतिक दुनिया की जटिलता को समझने की बहुत मजबूत नींव तैयार करती है। तो इस पूरी चर्चा का कुल मिला के क्या अर्थ निकलता है? हमने भूगोल से जुड़े 50 अलग अलग तथ्यों को क्रमानुसार पढ़ा, लेकिन अगर ध्यान दें तो ये सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।
यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आंतरिक कोर में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र से लेकर अंतरिक्ष में चंद्रमा की गति तक प्रकृति की हर प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले आज के तथ्य 1 और 21 पर वापस चलते हैं। हमने जियोडायनमो द्वारा बनाए गए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और उसमें होने वाले सेक्युलर वेरिएशन के बारे में बात की। जरा सोचिए, अगर यह चुंबकीय क्षेत्र अचानक से अपनी दिशा पूरी तरह पलट ले, जैसा कि भूगर्भीय इतिहास में पहले भी हो चुका है, तो हमारे आधुनिक जीपीएस सिस्टम और दिशा पहचानने वाले प्रवासी पक्षियों की क्षमताओं का क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। ये वाकई बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक प्रश्न है। प्रकृति ने अपना एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाया है। जब वो संतुलन बदलता है तो तकनीक और जीव जंतु दोनों को नए सिरे से खुद को ढालना पड़ता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास की दुनिया को लेकर हमेशा जिज्ञासु बने रहें और नए तथ्यों की खोज करते रहें। ज्ञान का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। इस चर्चा में जो स्रोत हमारे सामने है ना, वो किसी आम दस्तावेज की तरह बिल्कुल नहीं है। सही कहा। अक्सर भूगोल की बात आते ही सूचनाओं का एक भारी भरकम जंजाल सा बन जाता है, जिसे याद रखना अब बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आज हमारे पास भारत के भूगोल से जुड़े 40 बेहद सटीक तथ्य हैं। और हमारा मिशन है इन 40 तथ्यों को बिल्कुल उसी क्रम में डिकोड करना जिस क्रम में ये रिसर्च में दिए गए हैं। एकदम रैपिड फायर अंदाज में। हाँ, ताकि सूचनाओं का बोझ ना लगे, बल्कि वो वाला अनुभव मिले। बिल्कुल। ये महज अलग अलग जानकारियां नहीं है, बल्कि एक के बाद एक जोड़कर ये पूरे देश की तस्वीर उकेरती हैं। तो शुरू करते हैं। पहला तथ्य बहुत बुनियादी है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार से अधिक लंबा है। हाँ, मतलब नक्शे में कश्मीर से कन्याकुमारी की लाइन वो गुजरात से अरुणाचल की लाइन से ज्यादा लंबी है। इसी से मौसम में इतनी विविधता आती है। दूसरा तथ्य है हमारे महान उत्तरी मैदानों के बारे में। स्रोत बताते हैं कि इनका निर्माण हिमालय के उठने के दौरान एक अभिन्नति या सिनक्लाइन में जलोढ़ के जमाव से हुआ। सिनक्लाइन मतलब एक विशाल गड्ढा। हिमालय के भारी दबाव से जमीन नीचे मुड़ गई और उसमें नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी जमा हो गई। क्या बात है। तीसरा तथ्य पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बारिश की तुलना करता है। और इसमें पश्चिमी घाट जीत जाता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वहीं टकराता है। बिल्कुल, वो एक दीवार की तरह खड़ा है, इसलिए हवाएं वहीं ज्यादातर बारिश कर देती हैं। चौथा तथ्य लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील के बारे में है। लोग सोचते हैं ये मीठे पानी की है, लेकिन ये खारे पानी की या ब्रैकिश झील है। क्योंकि ये एक बंद बेसिन है ना? हाँ, पानी बाहर नहीं जाता, सिर्फ वाष्पीकृत होता है तो नमक पीछे रह जाता है। पांचवा तथ्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। ये सिर्फ अलग थलग द्वीप नहीं है। ये वास्तव में म्यांमार की अराकान योमा पर्वतमाला का ही जलमग्न विस्तार हैं। मतलब समुद्र के नीचे डूबे हुए विशाल पहाड़, जिनकी सिर्फ सबसे ऊंची चोटियां ही पानी से बाहर हैं। और छठा तथ्य इसी से जुड़ा है। इन द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी माउंट सैडल है। हाँ, जो इस पूरी जलमग्न श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है। सातवें तथ्य पर आते हैं। ग्रीष्म अयनांत यानी समर सॉल्स्टिस का दिन। अगर हम नागपुर, भोपाल, बेंगलुरु और हैदराबाद को देखें तो सबसे छोटा दिन बेंगलुरु में होगा। इसका कारण अक्षांश है ना? हाँ, क्योंकि ये इन चारों शहरों में सबसे दक्षिण में स्थित है। आठवां तथ्य नदियों से है। पंबा नदी का उद्गम पुलाची मलाई पहाड़ियों से होता है। ये केरल की जीवन रेखा है जो घने जंगलों के बीच से निकलती है। नौवां तथ्य मध्य उच्च भूमि के बारे में है, जिसे एक खुले और घुमावदार पठार मतलब ओपन रोलिंग प्लेट्यू कहा गया है। रोलिंग मतलब एकदम जमीन एकदम सपाट नहीं है, बल्कि उसमें हल्की लहरदार ढलाने हैं। और 10वां तथ्य ये है कि चंबल नदी इन्हीं उच्च भूमियों के बीच से एक दरार घाटी या रिफ्ट वैली बनाती है। वो लहरदार चट्टानों को इतनी गहराई से काटती है जिससे चंबल के मशहूर बीहड़ बनते हैं। 11वां पॉइंट पूर्वी घाट की पहाड़ियों का है, नल्लामाला, महेंद्रगिरी और शेवरॉय, जो दिखाती है कि पूर्वी घाट नदियों द्वारा कैसे बीच बीच से कटा हुआ है। 12वां तथ्य अरावली पर्वतमाला से है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर है, जो इस प्राचीन पर्वतमाला का एक तरह से ताज है। 13वां पॉइंट है कि बनास नदी यमुना बेसिन का हिस्सा है, क्योंकि बनास अपना पानी चंबल में गिराती है और चंबल यमुना में, सब कनेक्टेड है।
14वां तथ्य फिर अरावली से है। ये पर्वतमाला थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर होने वाले विस्तार को रोकती है। एक प्राकृतिक दीवार बनकर, नहीं तो उपजाऊ मैदान कब के बंजर हो जाते। 15वां तथ्य पंजाब हरियाणा के मैदानों की दो विशेषताओं के बारे में है, बेट भूमि और गली अपर्दन। बेट यानी नदियों के किनारे की नई उपजाऊ मिट्टी, और गली अपर्दन मतलब पानी के तेज बहाव से कटी हुई गहरी खाइयां। 16वां तथ्य श्योक नदी का है, जिसे मौत की नदी कहा जाता है। और ये सिंधु नदी में जाके मिलती है। इसका बहाव इतना अप्रत्याशित है कि इसे पार करना जानलेवा होता था। 17वां तथ्य ग्रेटर हिमालय के बारे में है, जिसकी मुख्य चट्टान ग्रेनाइट है। गहराई का मैग्मा जमने से बना ये अत्यंत कठोर ग्रेनाइट ही हिमालय की असली रीढ़ है। 18वां पॉइंट मौसम का है। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मानसून सीधा वहां की खड़ी ढलानों से टकराता है। 19वां तथ्य अंबाला शहर के बारे में है, जो सिंधु और गंगा नदियों के जल विभाजक या वाटरशेड पर स्थित है। मतलब एक तरफ का पानी सिंधु प्रणाली में और दूसरी तरफ का गंगा में जाता है। बिल्कुल सही। ये महाद्वीपीय जलधाराओं का चौराहा है। 20वां पॉइंट झीलों का है। अनसूपा झील को महानदी से जल मिलता है। बाढ़ के समय महानदी का अतिरिक्त पानी इस झील में भर जाता है। और 21वां तथ्य सांभर झील को मेंढा नदी से जल मिलता है, जो अपने साथ नमक घोलकर लाती है और झील को खारा बनाती है। 22वां तथ्य तटीय भूगोल का है। पश्चिमी बंदरगाह प्राकृतिक और गहरे क्यों हैं? क्योंकि वहां की तटरेखा जलमग्न या सबमर्ज्ड है। जमीन नीचे धसी होने से जहाज एकदम किनारे तक आ जाते हैं। 23वां पॉइंट खनिजों का है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। लाखों साल पहले दबे हुए विशाल जंगल ही आज का कोयला है। 24वां तथ्य ये है कि हीरे विंध्य प्रणाली की चट्टानों में मिलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में पन्ना की खदानें। और 25वां तथ्य धात्विक खनिज सबसे पुरानी आर्कियन चट्टानों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के ठंडे होने के समय की सबसे शुरुआती चट्टानें हैं। 26वां तथ्य उत्तर पूर्व का है। मिजोरम को लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन्स कहा जाता है, वहां की अनंत लहरदार पहाड़ियों के कारण। 27वां पॉइंट सीमाओं से है। तिब्बत सीमा से पहले आखिरी घाटी यांगती कुटी घाटी है, जो एक बेहद दुर्गम और रणनीतिक घाटी है। 28वां तथ्य किशनगंगा नदी गुरेज घाटी से होकर बहती है। ये हिमालय के सबसे अछूते और शांत परिदृश्यों में से एक है। 29वां तथ्य वैली ऑफ फ्लावर्स का है, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। 30वां पॉइंट एक साहसिक सफर का है। प्रसिद्ध चादर ट्रैक जांगसर घाटी में होता है। सर्दियों में पूरी तरह से जमी हुई जांसर नदी पर पैदल चलने का अद्भुत अनुभव। 31वां तथ्य अपवाह प्रतिरूप का है। गंगा नदी का डिजाइन वृक्षनुमा या डेंड्रिटिक है, मतलब ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं जैसी दिखती है। 32वां तथ्य है कि सोन नदी का प्रतिरूप अर्य या रेडियल है, एक चोटी या पठार से निकलकर साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह हर दिशा में बहना। और 33वां तथ्य चंबल नदी का प्रतिरूप आयताकार या रेक्टेंगुलर है, क्योंकि ये चट्टानों की समकोण वाली दरारों में अपना रास्ता बनाती है। अब हम अंतिम चरण में है 34वां तथ्य। दुनिया का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप उमानंद द्वीप है, जो असम में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल बीचों बीच है। 35वां पॉइंट मालदा फॉल्ट मेघालय और प्रायद्वीपीय पठारों को अलग करता है। मेघालय असल में दक्षिण के पठार का ही हिस्सा है, जो इस गहरी दरार से कटकर अलग हो गया। 36वां तथ्य है कि ब्यास और गोमती दो ऐसी नदियां हैं जो पूरी तरह से भारत के भीतर ही बहती हैं, बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए। 37वां तथ्य रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित है। ये अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 38वां पॉइंट चट्टानों का है। डेक्कन ट्रैप्स की संरचना थॉलेटिक बेसॉल्ट से हुई है, यानी प्राचीन काल में हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के पतले लावे के परतों में जमने से बनी चट्टानें। 39वां तथ्य सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल नोहकलिकाई फॉल्स है, जहां पानी बिना किसी चट्टान को छुए सीधे गहरी खाई में गिरता है। और आखिरी 40वां तथ्य सर क्रीक विवाद को थालवेग सिद्धांत परिभाषित करता है। इसके अनुसार सीमा पानी के सबसे गहरे हिस्से या नेविगेबल चैनल के बीच से तय होती है। कमाल है, 40 तथ्य एक सांस में।
और मजेदार बात यह है कि जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं लगते। हाँ, ये पूरे देश की एक स्पष्ट तस्वीर बना देते हैं। बिल्कुल, कैसे एक भूगर्भीय घटना दूसरी को जन्म देती है। पहाड़ों के उठने से लेकर खनिजों के जमाव तक सब एक विज्ञान है। इस अद्भुत चर्चा को समेटते हुए एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। आज हमने जिस भूगोल पर बात की वो लाखों वर्षों की उथल-पुथल का नतीजा है। सही बात है। हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है, नदियां रास्ते बदल रही हैं। धरती के अंदर की हलचल रुकी नहीं है। तो सोचने वाली बात है, आज से हजारों या लाखों साल बाद जब भविष्य के लोग इस नक्शे को देखेंगे तो क्या आज की ये 40 तथ्य तब भी ऐसे ही रहेंगे, या फिर पृथ्वी का भूगोल पूरी तरह से एक नई कहानी सुना रहा होगा? इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। से 10 तक। बिल्कुल, पहले ही बिंदु पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतनी हरियाली होती है, लेकिन वहां की मिट्टी उपजाऊ क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां भारी बारिश होती है। हाँ, भारी बारिश से लीचिंग की प्रक्रिया होती है। लीचिंग मतलब मिट्टी के पोषक तत्वों का बह जाना। फीके पाउडर से सारा स्वाद और रंग अपने साथ नीचे ले जाता है ना, वैसे ही लगातार होने वाली भारी बारिश मिट्टी के ऊपरी हिस्से से सारे जरूरी पोषक तत्व धोकर नीचे बहा ले जाती है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। लीचिंग के बाद अगर हम क्रम में दूसरे तथ्य की ओर बढ़ें तो ला नीना का जिक्र आता है। वो जो प्रशांत महासागर के तापमान से जुड़ी घटना है। जी, ला नीना भारत में सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश और ठंडी सर्दियां लेकर आती है। और इसके ठीक बाद तीसरा तथ्य तो और भी हैरान करने वाला है। बिजली गिरने वाला तथ्य। हाँ, क्या सक्रिय मानसून के दौरान आसमान से बिजली गिरती है? जवाब है आमतौर पर नहीं। सच में? ये तो बहुत नई जानकारी है। बिल्कुल, जब मानसून पूरी तरह सक्रिय होता है तो बारिश लगातार और एक समान होती है। बादलों में वो जोरदार वर्टिकल हलचल नहीं होती जो बिजली पैदा करने के लिए जरूरी है। अब अगर हम चौथे, पांचवें और छठे बिंदु को एक साथ देखें तो हमारे सामने मौसम और जमीन का एक बेहतरीन खेल आता है। चौथा बिंदु पूछता है कि रत्नागिरी में पुणे से ज्यादा बारिश क्यों होती है? दोनों महाराष्ट्र में है, फिर भी इतना अंतर है। इसका कारण पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं ना? जी, रत्नागिरी पश्चिमी घाट के विंडवार्ड साइड यानी हवा की दिशा वाले हिस्से में है। तो जब समुद्र से नमी भरी हवाएं आती हैं तो वे पहाड़ से टकराकर रत्नागिरी में भारी बारिश कर देती हैं। लेकिन जब वे हवाएं पहाड़ पार करके पुणे की तरफ यानी लीवार्ड साइड या वृष्टि छाया क्षेत्र में पहुंचती हैं, तब तक उनके पास नमी बचती ही नहीं है। इसके बाद पांचवा बिंदु कृषि से जुड़ा है, खारी मिट्टी को सुधारने के बारे में। जिसमें नमक ज्यादा हो गया है उसे सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम मिट्टी को सख्त होने से रोकता है। और छठे तथ्य में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का जिक्र है, यानी ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स। हमारे देश के सबसे मशहूर पेड़ जैसे साल, सागौन और चंदन इन्हीं जंगलों में पनपते हैं। लकड़ियों की बात हो ही रही है तो हमारी सूची के 7वें से 10वें बिंदु इसी से जुड़े हैं। 7वां तथ्य मिट्टी में मौजूद जैविक अपघटन के बाद बचे हुए कार्बन की बात करता है, जिसे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कहा जाता है। 8वां बिंदु लाल चंदन या रेड सैंडर्स के बारे में, जिस पर कई फिल्में भी बन चुके हैं। हाँ, पुष्पा जैसी फिल्में। ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पहाड़ियों में मिलता है ना? बिल्कुल, शेषाचलम की पहाड़ियां इसके लिए एकदम सही जलवायु देती हैं। और जलवायु से ही जुड़ा है हमारा 9वां बिंदु, अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट, मानसून खत्म होने के बाद वाली गर्मी। जब अचानक आसमान साफ हो जाता है, बादलों की कमी होती है, लेकिन जमीन पर मानसून की नमी बरकरार रहती है। तो ये उमस भरी तेज गर्मी पैदा करती है। बिल्कुल, किसी स्टीम रूम या सोना में बैठने जैसा एहसास। और इसी क्रम में 10वां बिंदु हमें बताता है कि जब मानसून ट्रफ खिसक कर दक्षिण की ओर आता है तो भारत में एक बार फिर से सक्रिय मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो जाता है। ये दिखाता है कि कैसे हवा और जमीन का आकार हमारे मौसम को तय करते हैं। बिल्कुल। अब हम अपनी सूची के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां तथ्य 11 से 20 तक हम जलवायु परिवर्तन, हिमालय और मिट्टी के गुणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 11वां बिंदु सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन के असर को समझाता है कि जब अत्यधिक बारिश बढ़ती है तो मिट्टी अम्लीय यानी एसिडिक हो जाती है। और जब तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तो मिट्टी से उसी कार्बन का नुकसान होने लगता है जिसकी हमने अभी बात की थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मिट्टी और मौसम का ये रिश्ता कितना संवेदनशील है। जी, 12वां बिंदु हमारे महान हिमालय की भूमिका को सामने लाता है। हिमालय 2 बहुत बड़े काम करता है।
एक तो ये मध्य एशिया से आने वाली जमा देने वाली ठंडी हवाओं को भारत में घुसने से रोकता है। और दूसरा ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर करता है, जिससे हमारे यहाँ जमकर बारिश होती है। 13वां बिंदु बताता है कि इन दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को ताकत कहाँ से मिलती है। हिंद महासागर के ऊपर बहने वाले फाइन लेटर जेट नाम की तेज हवाओं के प्रवाह से ये एक अदृश्य इंजन की तरह काम करता है। अदृश्य इंजन। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे याद रखने का। अब 14वें से 17वें बिंदु की तरफ नजर डालें तो कुछ बहुत ही तकनीकी तथ्य सामने आते हैं। 14वां बिंदु पॉडजुलाइज्ड मिट्टी की बात करता है। ये मिट्टी मुख्य रूप से बोरियल वनों, ठंडे पहाड़ी इलाकों और नम समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। 15वां बिंदु एक और भ्रम तोड़ता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में चक्रवात या साइक्लोन आमतौर पर नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय हवाओं की गति और दिशा में इतना बदलाव होता है कि चक्रवात बन ही नहीं पाते, जिसे विंड शेयर कहते हैं। बिल्कुल। 16वें बिंदु के अनुसार सर्दियों के मौसम में 20 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म, यानी वह काल्पनिक रेखा जहां तापमान 20 डिग्री होता है, वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच की सीमा तय करती है। और 17वां बिंदु उस लैटराइट मिट्टी के बारे में है जिसका सबसे आम उपयोग हम अपने घरों को बनाने यानी ईंट बनाने में करते हैं। क्योंकि ये सूखने पर पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। ये जानकर आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब 18वें से 20वें बिंदु पर आते हैं। 18वां तथ्य पूछता है कि रेतीली मिट्टी में बीज जल्दी अंकुरित क्यों हो जाते हैं। इसका जवाब बहुत सीधा है। ये चिकनी मिट्टी की तुलना में बहुत जल्दी गर्म होती है। जैसे रसोई में एक पतला एल्यूमिनियम का बर्तन मोटे लोहे के बर्तन की तुलना में कितनी जल्दी गर्म हो जाता है। बिल्कुल, रेतीली मिट्टी उसी तरह सूरज की गर्मी को तेजी से सोखती है। 19वां बिंदु कमजोर भारतीय मानसून के कुछ वैश्विक संकेतों के बारे में बताता है। अगर अफ्रीका के जिबूती में अत्यधिक बारिश हो रही है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयंकर आग लगी है, तो मौसम विज्ञानी समझ जाते हैं कि भारत का मानसून कमजोर पड़ने वाला है। ये दिखाता है कि पृथ्वी का तंत्र कैसे जुड़ा है। और 20वां बिंदु मिट्टी के सूक्ष्म पोषक तत्वों को सूचीबद्ध करता है, जैसे आयरन, जिंक और मैंगनीज। ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन पौधों के लिए बहुत जरूरी है। जी, अब 21 से 30 तक के तथ्यों की तरफ चलते हैं। इन वैश्विक संकेतों की बात सुनते ही हमारी सूची का तीसरा भाग शुरू हो जाता है, जहां हम पश्चिमी घाट, एल नीनो और हमारे विशिष्ट भूगोल की गहराइयों में उतरेंगे। 21वां बिंदु समझाता है कि पश्चिमी घाट में हिमालय की तुलना में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स कम क्यों होते हैं। इसका कारण ये है कि पश्चिमी घाट बहुत ही प्राचीन पहाड़ हैं। इनकी चट्टानें समय के साथ बेहद कठोर हो चुकी हैं और ये भूवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह स्थिर हैं, जबकि हिमालय अभी भी युवा और अस्थिर है। लगातार बढ़ते रहने के कारण वहां मिट्टी और चट्टानें खिसकती रहती हैं। 22वें बिंदु पर गौर करें, जो क्षारीय मिट्टी के कुछ स्थानीय नाम बताता है। अल्कलाइन मिट्टी को अलग अलग हिस्सों में ऊसर, थूर, कल्लर और चोपन कहा जाता है। इसके तुरंत बाद 23वां बिंदु उस बहुचर्चित एल नीनो को परिभाषित करता है। यह प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह के तापमान के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है। ये एक वैश्विक सीसॉ की तरह है। वहां गर्मी बढ़ती है तो हमारे यहाँ मानसून का पलड़ा हल्का हो जाता है। और इसी मानसून की अनिश्चितता से बचने के लिए हमें 24वें बिंदु में बताई गई चीज की जरूरत है। बांस। जी, बांस को अपनी अद्भुत मजबूती, तेजी से बढ़ने की क्षमता और लचीलेपन के कारण ग्रीन स्टील कहा जाता है। 25वें से 28वें बिंदु मौसम और कृषि के सटीक आंकड़े देते हैं। 25वां तथ्य एंटी साइक्लोन को समझाता है। ये उच्च दबाव वाले सिस्टम होते हैं जो हवा को नीचे की तरफ दबाते हैं, जिससे तापमान विक्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। ये ऐसा है जैसे किसी उबलते बर्तन पर ढक्कन लगा दिया गया हो। 26वां बिंदु बताता है कि हम मानसून को आधिकारिक तौर पर कमजोर कब मानते हैं। जब बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज के 90% से कम रह जाती है। 27वां तथ्य जलवायु परिवर्तन की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। भारत में सबसे ज्यादा फैलती हुई हिमनद झीलें
अरुणाचल Polity प्रदेश में है। Podcast. Today we're ग्लेशियर analyzing पिघल रहे हैं federalism. और Great, let's झीलों start with का the division आकार of powers. खतरनाक The रूप से Union बढ़ and रहा Polity है। Podcast. 28वां Let's analyze the बिंदु UPSC कृषि के trends. लिए Yes, the एक focus अहम is on फॉर्मूला governance देता and है। amendments. Exactly, मिट्टी and और landmark फसल का Polity सही Podcast. मेल। Today we're जैसे काली analyzing मिट्टी federalism. कपास Great, के let's लिए start with the बनी division है, of powers. जलोढ़ The मिट्टी Union and गेहूं State के लिए Polity Podcast. सर्वोत्तम Today है। we're लेटराइट analyzing मिट्टी काजू federalism. उगाने Great, के let's लिए start with और the division लाल of मिट्टी powers. मूंगफली The के लिए Union सबसे and उपयुक्त State. है। Let's break अगर down हम the इन UPSC मेल prelims को paper. समझ Yes, the लें, history तो section was कृषि बहुत particularly आसान हो challenging this सकती time. है। More इस focus on भारी Polity अंकन Podcast. दो Let's बिंदु analyze the 29 UPSC और trends. 30 Yes, the को focus तेजी is से on देखते governance हैं। and amendments. Soil Exactly, and landmark scalding Polity क्या है? Podcast. Let's जब analyze the अत्यधिक UPSC सिंचाई trends. या Yes, the खराब focus is जल on governance निकासी and के amendments. कारण Exactly, and सोडियम landmark नमक Polity जमा हो Podcast. जाता Today है, we're तो analyzing मिट्टी की federalism. सतह Great, पर let's start एक with the सख्त division of पपड़ी powers. बन The जाती Union है। and State. इसे Let's break down the soil UPSC scalding prelims paper. कहते हैं। Yes, the और history section was तीसरा particularly बिंदु challenging हमें this बताता time. है More कि focus on राइजोफोरा Polity प्रजाति Podcast. के Today we're मैंग्रोव analyzing मुख्य रूप federalism. से Great, let's start with the सुंदरबन division of और powers. भारत The के Union पूर्वी and तट के stateless. दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें पानी के ऊपर निकली रहती हैं, Welcome to जो Polity इन्हें Podcast. सांस Let's लेने में analyze मदद the करती UPSC हैं trends. Yes, और the तटीय focus is on तूफानों से governance and बचाती हैं। amendments. Exactly, इसी and के साथ landmark हम judgments. अपने चौथे चरण में पहुंच गए हैं, जहां बिंदु 31 से 40 तक हम चक्रवात, बीहड़ और वनों के निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। 31वां बिंदु बताता है कि चक्रवात शक्ति अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। मेरी जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही है। 32वां बिंदु भारत के प्रमुख बीहड़ यानी रैवीन क्षेत्रों को गिनाता है। जब हम बीहड़ सुनते हैं तो सिर्फ चंबल याद आता है। लेकिन यहाँ पूरी सूची है। यमुना चंबल क्षेत्र, गुजरात का माही साबरमती क्षेत्र, पंजाब शिवालिक की तलहटी और छोटा नागपुर का पठार। ये सभी क्षेत्र भारी मिट्टी के कटाव के शिकार हैं। अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो मौसम की चरम स्थितियां ही इन आकृतियों को बनाती हैं। 33वां बिंदु उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की 3 प्रमुख शर्तें बताता है। समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, कोरियोलिस बल मौजूद होना चाहिए और पहले से एक कम दबाव का क्षेत्र होना चाहिए। 34वां और 35वां बिंदु अलग तरह के जंगलों की बात करते हैं। शोला वन दक्षिण भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों के ऊंचाई वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। वहीं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की वनस्पति बिल्कुल अलग होती है, जिसमें पानी बचाने वाले पेड़ जैसे नीम, पलाश और सूखी घास शामिल हैं। सच में भूगोल में कितनी विविधता है। 36वां बिंदु मिट्टी के निर्माण की उन प्रक्रियाओं को समझाता है जो इस विविधता को जन्म देती हैं। जैसे डीकैल्सिफिकेशन, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ बह जाता है, और ग्लाइजाइजेशन, जहां जल भराव वाली जगह पर आयरन का रूप बदल जाता है और मिट्टी नीली ग्रे हो जाती है। और आर्गिलेशन, जहां चिकनी मिट्टी अपनी जगह से खिसककर नीचे की परतों में जाती है। 37वां बिंदु एक महत्वपूर्ण आंकड़ा देता है। पूरी दुनिया के वैश्विक मैंग्रोव कवर में भारत का हिस्सा लगभग 3% है। 38वें बिंदु में मिट्टी बचाने के कुछ तरीके बताए गए हैं। कॉन्टूर जुताई, जीरो टिलेज, विंड ब्रेक्स और ड्राई फार्मिंग। 39वां बिंदु सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश लाने वाले पश्चिमी विक्षोभ की बात करता है। ये भूमध्य सागर के ऊपर ठंडे ध्रुवीय और गर्म उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान के बीच तापमान के भारी अंतर के कारण बनते हैं। और 40वां तथ्य बताता है कि मानसून के अचानक और धमाकेदार आगमन, जिसे मानसून का फटना कहते हैं, उसे ट्रिगर करने वाला मुख्य कारक सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है। हवाओं और मिट्टी का ये खेल बहुत अद्भुत है। और इसी के साथ हम अपने इस गहन अध्ययन के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। बिंदु 41 से 50 तक हम इस सफर को पूरा करेंगे। 41वां बिंदु बताता है कि भारत में पीट मिट्टी, जो बहुत ज्यादा दलदली होती है, उसका प्रमुख क्षेत्र तटीय पश्चिम बंगाल है। 42वां तथ्य घास के मैदानों को सूचीबद्ध करता है। कश्मीर के हिमालय में मर्ग, गुजरात के कच्छ में बन्नी और तराई द्वार्स में सवाना। 43वां तथ्य एक खास वनस्पति की जानकारी देता है। गोल्डन शावर ट्री, जिसपे पीले फूल लटकते हैं, वह भारत का ही मूल पौधा है। 44वां बिंदु मिट्टी के क्षेत्रफल का क्रम स्पष्ट करता है। सबसे कम शुष्क मिट्टी, उससे ज्यादा वन मिट्टी, फिर काली मिट्टी और सबसे बड़े भूभाग पर लाल मिट्टी। 45वां बिंदु एक आसान सा रसायन विज्ञान का उपाय बताता है। अगर मिट्टी की अम्लता बढ़ गई है तो उसमें चूना मिला दीजिए। बस चूना मिलाते ही वो उसे बेअसर कर देगा। 46वां तथ्य हीट लो की बात करता है। गर्मियों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी से एक स्थायी कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ये हीटलो ही वो वैक्यूम क्लीनर है जो समुद्र से मानसूनी हवाओं को खींचता है। 47वां बिंदु
औषधीय पौधों की सूची देता है। ब्लड प्रेशर के लिए सर्पगंधा, आंखों के लिए बबूल, पाचन के लिए कचनार और इम्यूनिटी के लिए तुलसी और नीम। 48वां तथ्य बताता है कि उत्तरी मैदानों की सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी असल में एक एक्सिटो मिट्टी है। यानी ये अपन जगह पर नहीं बनी, इसे नदियां पहाड़ों से काटकर यहाँ लाई हैं। 49वां बिंदु पेड़ों और उनके आवास का मेल बताता है। महोगनी वर्षा वन में, मैग्नोलिया पर्वतीय वन में, साल नम पर्णपाती वन में और बबूल सूखे कांटेदार वन में मिलता है। और अब 50वां और अंतिम बिंदु ये बताता है कि लौटते मॉनसून के दौरान गोदावरी कृष्णा डेल्टा के तटीय इलाकों में भारी बारिश क्यों होती है। इसका मुख्य कारण है अंडमान सागर से आने वाले चक्रवाती दबाव। जब मानसून लौटता है तो हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती हैं और गोदावरी कृष्णा के डेल्टा में भारी बारिश लाती हैं। इस तरह हमने 1 से 50 तक की इस पूरी यात्रा को सफलतापूर्वक एक तार्किक क्रम में पूरा कर लिया है। ये एक शानदार सफर रहा। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे हमने मिट्टी की गहराई में होने वाली प्रक्रियाओं से लेकर आसमान में बहने वाले जेट स्ट्रीम्स और जंगलों तक सब कुछ कवर किया। हमने समझा कि लीचिंग वाली मिट्टी से लेकर लौटते मॉनसून के चक्रवात तक सब एक ही विशाल मशीन के पुर्जे हैं। सब आपस में जुड़े हैं। हमारे सीखने वाले साथियों के लिए ये बात बिल्कुल साफ हो गई होगी कि 50 तथ्यों की ये सूची सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया को डिकोड करने का एक तेज शॉर्टकट है। ये सचमुच एक शॉर्टकट है, लेकिन ये एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा करता है। कैसा सवाल? आज हमने इस क्रम में पढ़ा कि कैसे जिबूती की बारिश या प्रशांत महासागर का एल नीनो हमारी भारतीय जलवायु को तय करते हैं। हमने पढ़ा कि कैसे प्राचीन पश्चिमी घाट मॉनसून को आकार देते हैं और हीट लो बारिश को खींचता है। जी। लेकिन जरा सोचिए, इंसान जिस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग और जियो इंजीनियरिंग के जरिए प्रकृति में कृत्रिम बदलाव कर रहा है, बादलों में रसायन छिड़क कर बारिश कराना या समुद्र के तापमान को कृत्रिम रूप से बदलने की कोशिशें करना, ये तो हो ही रहा है। क्या ये संभव है कि आज से 50 साल बाद आने वाली पीढ़ी के लिए ये सभी 50 तथ्य पूरी तरह से बदल जाएं? क्या हमारा भूगोल वैसा ही प्राकृतिक रहेगा जैसा हमने आज पढ़ा? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि ये बहुत ही कठोर, मोटे दानों वाली चट्टानें होती हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में लिथियम खारे पानी की झीलों से भाप के जरिए बहुत आसानी से निकाला जाता है। जो सस्ता भी पड़ता है। जी, लेकिन हार्ड रॉक से इसे निकालने के लिए चट्टानों की भारी ड्रिलिंग करनी पड़ती है, उन्हें तोड़ना पड़ता है और फिर बहुत ऊंचे तापमान पर रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए ये तकनीकी रूप से काफी चुनौतीपूर्ण और बहुत महंगा सौदा है। यानी खजाना तो है, लेकिन ताला बहुत मजबूत है। सही कहा। अब जमीन से ही जुड़ी एक और बात करते हैं। फैक्ट 2, अगर हम खाद्य तेलों की तरफ देखें तो ऑयल पाम यानी ताड़ का तेल सबसे ज्यादा खाद्य तेल देने वाली 12मासी फसल है। पर इसकी एक शर्त है। हाँ, इसे सुनिश्चित सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी की कमी से बर्दाश्त नहीं। पानी और कृषि का ये रिश्ता बहुत गहरा है, और जब हम विकास की बात करते हैं तो कृषि के साथ साथ शिक्षा भी आती है। जो हमें फैक्ट 3 पर लाता है, साक्षरता या लिटरेसी। भारत की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, बिल्कुल उसे साक्षर माना जाता है। ये परिभाषा सुनने में बहुत सरल लगती है ना, लेकिन मानव पूंजी को मापने की ये सबसे बुनियादी सीढ़ी है। अगर समझ के साथ पढ़ना लिखना नहीं है तो आगे की कोई भी तरक्की संभव नहीं है। सही बात है। अब जमीन से वापस पानी की तरफ चलते हैं। फैक्ट 4, जल मार्गों की दुनिया। जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता तरीका है। हाँ, और क्या ये दिलचस्प नहीं है कि भारत का सबसे लंबा नौगम्य अंतर्देशीय जल मार्ग पश्चिम बंगाल में है, और सबसे छोटा तमिलनाडु की मणिमुथारू नदी पर है, जिसे नेशनल वाटरवे 69 कहते हैं। और जब हम इन जलमार्गों से व्यापार की बात करते हैं तो खनिजों का व्यापार सबसे ऊपर आता है। और खनिजों में एक नाम जो आजकल जियोपॉलिटिक्स के केंद्र में है। फैक्ट 5, रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ मृदा खनिज, जो हमारी तकनीक के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है, जिसमें मुख्य रूप से हल्के रेयर अर्थ शामिल है। हाँ, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी संपदा होने के बावजूद हम अपनी जरूरत का लगभग 90% हिस्सा चीन से आयात करते हैं। मैं इसे आधुनिक सप्लाई चेन की सबसे बड़ी विडंबना कहूंगी। वो कैसे? देखिए, जमीन के नीचे खनिजों का होना सिर्फ आधी कहानी है।
असली चुनौती है उन्हें निकालने, रिफाइन करने और इस्तेमाल लायक बनाने की तकनीकी क्षमता। जो हमारे पास उतनी नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास वो भारी रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए हम कच्चे माल के धनी होकर भी तैयार माल के लिए आयात पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है। खैर, फैक्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं। जब आयात निर्यात की बात हो ही रही है तो गुजरात का मुंद्रा पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा है। एकदम सही। और फैक्ट 7, इन कॉरिडोर से जो पेट्रोलियम उत्पाद गुजरते हैं उनमें सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं होता। लोग अक्सर यही सोचते हैं। हाँ, लेकिन प्लास्टिक, नैप्था, पैराफिन और पॉलिएस्टर ये सभी पेट्रोलियम उत्पाद ही हैं। मतलब कपड़े से लेकर पैकेजिंग तक हम पेट्रोलियम पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। कपड़ों से याद आया फैक्ट 8, रेशम। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो रेशम की सभी 5 व्यावसायिक किस्में पैदा करता है। ये हमारी भौगोलिक विविधता का ही कमाल है। और फैक्ट 9 भी इसी विविधता से जुड़ा है। थोरियम खनिज। ये भविष्य के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। हाँ, और इसमें थोराइट, थोरियाइनाइट, बॉक्साइट और इल्मेनाइट शामिल है। अब फैक्ट 10, झूम खेती। भारत में इसे दीपा, कुरुआ, कॉमन और झूम जैसे स्थानीय नामों से जाना जाता है। ये खेती प्रकृति के साथ इंसान का एक पुराना तालमेल दिखाती है। Union तो and 10 Polity facts हो गए। podcast. Let's अब analyze इस the ऊर्जा UPSC को आगे trends. बढ़ाते Yes, the हैं। focus is on governance and Fact amendments. 11, Exactly, and बगली landmark हवा polity ये podcast. जम्मू Today कश्मीर we're में चिनाब analyzing नदी पर है। federalism. Great. Let's start with the division of powers. The पनबिजली Union and the परियोजना है। Polity और fact podcast. 12, Today we're ऊर्जा analyzing सुरक्षा का federalism. एक Great. और Let's पहलू, start with the इथेनॉल। division of powers. भारत में The Union महाराष्ट्र, and उत्तर state. Let's प्रदेश break और down the कर्नाटक UPSC इसके prelims अग्रणी paper. उत्पादक Yes, the history और section was इसमें particularly खास बात challenging ये this है time. कि More ये focus on मुख्य polity रूप से podcast. Let's sea analyze the heavy UPSC trends. molasses Yes, का the उपयोग focus is on करते हैं। governance and ये सी amendments. हेवी Exactly, and क्या होता landmark है? polity रब बच podcast. जाता Let's है। analyze the जिसमें से और UPSC चीनी नहीं trends. निकल Yes, the focus is on governance and उसी शीरे amendments. को Exactly, and sea landmark heavy polity molasses podcast. कहते Today हैं। we're analyzing इसका इथेनॉल federalism. Great. बनाने में Let's start with इस्तेमाल the division करना of powers. एक तरह The से Union कचरे and से state. Let's break कीमती down the ईंधन UPSC बनाने prelims जैसा paper. है, Yes, जो the history पर्यावरण section was के लिए एक particularly master challenging stroke this time. वाह। More focus on Welcome back more to polity History Kamal podcast. है। Today we're अब analyzing fact federalism. 13, Great. Let's start with the division भारत of की सीमाओं powers. से The बाहर Union चलते and हैं। state list. अमेरिका में सबसे बड़ा भारतीय डायस्पोरा मौजूद है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय Polity प्रवासियों का podcast. दुनिया Let's का analyze सबसे the बड़ा UPSC स्रोत है, trends. Yes, the हमारी focus is एक on बहुत governance बड़ी and soft amendments. power है। Exactly, जो and landmark कूटनीति में भी judgments. बड़ी भूमिका निभाती है। फैक्ट 14 की बात करें तो हमारी अपनी सीमाएं भी जटिल हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और पश्चिम बंगाल ये 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। सुरक्षा के नजरिए से ये बहुत संवेदनशील है। अब फैक्ट 15, शहरों की औद्योगिक पहचान। बेंगलुरु अपने आईटी के लिए प्रसिद्ध है। और लुधियाना हमें फैक्ट 16 पर लाता है। भारत आज पूरी दुनिया में एलपीजी और कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ये खपत लाजमी है। अब फैक्ट 17, वैश्विक उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया लॉ अयस्क यानी आयरन ओर में सबसे आगे है। और कोबाल्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये कांगो और कोबाल्ट का रिश्ता बहुत अहम है। जी, बैटरियों के लिए कोबाल्ट बहुत जरूरी है और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक देश पर निर्भर है। ये सप्लाई चेन के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल। फैक्ट 18, गैलेना। ये लेड यानी सीसे का अयस्क है। ये एक दिलचस्प विज्ञान का तथ्य है। और फैक्ट 19, अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो प्राइम मेरिडियन रेखा बाल्टिक सागर से नहीं गुजरती। ये छोटी सी बात कई बार एग्जाम्स में लोगों को फंसा देती है। हाँ, अब 20वां फैक्ट, क्रिटिकल मिनरल्स। इनकी पहचान आर्थिक महत्व और सप्लाई चेन के जोखिम के आधार पर होती है। जिसकी सप्लाई किसी भी वजह से रुकने का डर हो और अर्थव्यवस्था को उसकी सख्त जरूरत हो, वही खनिज क्रिटिकल है। बहुत सही परिभाषा दी आपने। अब फैक्ट 21, दुनिया की बड़ी खदानें। रूस की एकल हीरे की खदान, उज़्बेकिस्तान की मुरुनताऊ सोने की खदान और चिली की एस्कॉन्डीडा तांबे की खदान ये दुनिया की सबसे विशाल खदानों में शुमार है। इनका पैमाना इतना बड़ा होता है कि इन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अब फैक्ट 22, एक मैप ट्रिक जो वाकई चौंकाने वाली है। कौन सी? कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर ये तीनों मानचित्र पर लगभग एक वर्टिकल लाइन यानी एक सीधी खड़ी रेखा में आते हैं। अरे वाह! अगर हम एटलस को दिमाग में लाएं तो सच में ऊपर से नीचे एक सीधी लकीर बनती है ना आश्चर्यजनक। अब फैक्ट 23, यूरेनियम। कजाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन सबसे उच्च श्रेणी का यानी हाई ग्रेड यूरेनियम कनाडा के अथाबास्का बेसिन में मिलता है। फैक्ट 24, कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से है। जनजातियों का अध्ययन इतिहास और पर्यावरण दोनों को समझने के लिए जरूरी है। और फैक्ट 25, हिमालय दर्रे
उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर इनका क्रम है खारदुंगला, जोजिला, रोहतांगला और अंत में लिपुलेख। दिशाओं को समझने में सेना के लिए ये क्रम बहुत मददगार होता है। फैक्ट 26, अदन की खाड़ी। ये सोमालिया और जिबूती के बीच स्थित एक रणनीतिक जगह है। समुद्री व्यापार का अहम रास्ता। फैक्ट 27, हीरे पृथ्वी के ऊपरी मेंटल में अत्यधिक गहराई में बनते हैं और अमेरिका भारतीय हीरों का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। सूरत जैसे शहर इस निर्यात के सबसे बड़े केंद्र हैं। अब फैक्ट 28, जो थोड़ा चिंताजनक है। सेमीकंडक्टर सामग्री जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम और फोटोरेसिस्ट में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। वो कैसे? सोच कर देखिए, भारत को दुनिया भर में सॉफ्टवेयर और आईटी का बादशाह माना जाता है। बिल्कुल, कोडिंग में हम सबसे आगे हैं। लेकिन जिस हार्डवेयर पर यह सॉफ्टवेयर चलता है, यानी सेमीकंडक्टर चिप्स, उसके कच्चे माल के लिए हम पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं। जैसे वो फोटोरेसिस्ट? हाँ, ये एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल है जो चिप्स पर बारीक सर्किट बनाने के काम आता है। जब तक हम इनमें आत्मनिर्भर नहीं होते, हमारा तकनीकी भविष्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। बहुत गहरी बात कही आपने। हम सॉफ्टवेयर के उस्ताद हैं, लेकिन कैनवस कोई और बना रहा है। बिल्कुल। खैर, फैक्ट 29, डुकुमपोर्ट ये ओमान में है, रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। और फैक्ट 30, माइनर मिनरल्स यानी गौण खनिज। भारत में इनसे जुड़े नियम राज्य सरकारें बनाती हैं, केंद्र नहीं। ये हमारे संघीय ढांचे का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब फैक्ट 31, ऐतिहासिक शहर उज्जैन शिप्रा नदी का तट पर है, जो महाकालेश्वर के लिए भी प्रसिद्ध है। और फैक्ट 32, खरीफ फसलों का क्षेत्रफल। अगर घटते क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा तिलहन, फिर धान, उसके बाद कपास और अंत में दालें आती हैं। ये क्रम सीधे तौर पर बाजार की मांग को दिखाता है। मांग से याद आया, फैक्ट 33, तांबा। ये एक क्रिटिकल मिनरल है और अपने रोगाणुरोधी यानी एंटीमाइक्रोबियल गुणों के लिए जाना जाता है। इसी वजह से अस्पतालों में अक्सर सतहों पर तांबे का इस्तेमाल होता है। फैक्ट 34, मकासर जल डमरू मध्य। ये सेलेब्स सागर और जावा सागर को जोड़ता है। और फैक्ट 35, बाल्टिक सागर के पड़ोसी देश डेनमार्क, फिनलैंड, लिथुआनिया और रूस। भू राजनीतिक नजरिए से यह क्षेत्र आजकल बहुत संवेदनशील है। बिल्कुल। अब फैक्ट 26, अर्थशास्त्र का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत, वेबर की लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। ये मेरा पसंदीदा सिद्धांत है। तो आप ही इसे डिकोड कीजिए। देखिए, ये सिद्धांत सरलता से समझाता है कि उद्योग वहां लगाए जाते हैं जहां परिवहन और श्रम की लागत सबसे कम हो। जैसे भारी कच्चे माल वाले उद्योग हमेशा खदानों के पास लगाए जाते हैं ताकि उन्हें ढोने का खर्च बचे। बहुत ही व्यवहारिक। और इसका एक सटीक उदाहरण है फैक्ट 37, केरल का रबर उद्योग। हाँ, केरल भारत का लगभग 90% रबर उगाता है और इस रबर का करीब 70% हिस्सा वहीं टायर उद्योग में इस्तेमाल हो जाता है। कच्चा माल और सीधा उसका औद्योगिक उपयोग। वेबर के सिद्धांत यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। फैक्ट 38, नदियां। नीपर और डेन्यूब नदियां यूरोप से बहते हुए काला सागर यानी ब्लैक सी में गिरती हैं। फैक्ट 39, प्राकृतिक फाइबर। सिसल, कपोक और भांग यानी हेम्प बेहतरीन प्राकृतिक फाइबर हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। और फैक्ट 40, कोयला खदानें। छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसुमुंडा दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से हैं। और वेबर के सिद्धांत के अनुसार यहीं आसपास भारी उद्योग भी विकसित हुए हैं। बिल्कुल। अब हम आखिरी 10 फैक्ट्स पर हैं। फैक्ट 41, भारत के बंदरगाह। जेएनपीटी सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कोलकाता एकमात्र रिवराइन या नदी बंदरगाह है। और विशाखापत्तनम सबसे गहरा लैंडलॉक्ड पोर्ट है। ये विविधता समुद्री व्यापार में हमें बहुत फायदा देती है। फैक्ट 42, गैस हाइड्रेट्स। ये समुद्री तलछट में बर्फ जैसी अवस्था में मिलते हैं, विशेषकर कृष्णा, गोदावरी और महानदी बेसिन में। हाँ, अगर हम इन्हें सुरक्षित निकालने की तकनीक बना लें तो ये ऊर्जा में क्रांति ला सकता है। यकीनन। फैक्ट 43, सेमीकंडक्टर निर्माण। ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका इसमें अग्रणी हैं। और भारत को इस लिस्ट में शामिल होने की जरूरत है। फैक्ट 44, बुनियादी ढांचे के लिए एक अहम धातु है निकल, जिसका इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील बनाने में होता है। फैक्ट 45, फिर से एक मैपलाइन की कल्पना करें। उज्जैन मथुरा से कोट्टायम तक खींची गई एक सीधी रेखा उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल से होकर गुजरती है। एक तरह से भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाली लकीर। हाँ, और दक्षिण भारत से ही है। फैक्ट 46, फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती में तमिलनाडु सबसे आगे है और दुनिया में इसके तहत दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में है। किसानों के लिए ये बहुत अच्छी आमदनी का जरिया बन रहा है। फैक्ट 47, अमेरिका की मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में और सेनेगल नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। फैक्ट 48, केनिया की कुल प्रजनन दर या TFR अभी भी 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर बनी हुई है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 का मतलब क्या है। जी बताइए। ये वह दर है जिस पर कोई आबादी खुद को स्थिर रखती है, मतलब माता पिता की जगह लेने के लिए औसतन 2 बच्चे और थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन। केन्या का इससे ऊपर होना बताता है कि वहाँ की आबादी तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, साफ कर दिया आपने। अब फैक्ट 49, वेनेडियम। ये स्टील को मजबूत बनाता है और भारत के लगभग 79% संसाधन अकेले कर्नाटका में है। और अब हम अपने आखिरी फैक्ट पर आ गए हैं। हाँ, फैक्ट 50, साहेल क्षेत्र। अफ्रीका के इस इलाके में इरिट्रिया, सूडान, नाइजीरिया और नाइजर जैसे देश शामिल हैं। यह सहारा रेगिस्तान के ठीक दक्षिण का इलाका है जो अपनी जलवायु चुनौतियों के लिए खबरों में रहता है। और इसी के साथ हमने 50 तथ्यों के इस अविश्वसनीय, तेज और जानकारी से भरे सफर को पूरा कर लिया है। ये काफी रोमांचक था। मेरा मानना है कि एक के बाद एक क्रमानुसार इन चीजों पर चर्चा करने से जो एक लय बनती है वो चीजों को याद रखने की क्षमता को बहुत मजबूत करती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ रटने का खेल नहीं था। जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो साफ समझ आता है कि भूगोल और अर्थव्यवस्था कैसे एक दूसरे से गुथे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, एक पहेली की तरह। नदियां कहाँ बहती हैं, खनिज कहाँ है और उन्हें प्रोसेस करने की तकनीक किसके पास है, यही तय करता है कि कोई देश वैश्विक स्तर पर कहाँ खड़ा होगा। ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के सामने एक ऐसा विचार रखना चाहूंगी जो शायद इस लिस्ट में नहीं था लेकिन इससे गहराई से जुड़ा है। जी बिल्कुल, बताइए। आज हमने लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ जैसे कई क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में जाना। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में दुनिया की महाशक्तियां शायद वे देश नहीं होंगे जिनके पास सबसे बड़ी सेनाएं या तेल के भंडार होंगे। तो कौन होंगे? भविष्य की महाशक्तियां वे होंगे जो इन खनिजों की सप्लाई चेन को नियंत्रित करेंगे। क्या हम एक ऐसे नए भू राजनीतिक युग में प्रवेश करें जहां खदानें ही नई रणभूमि होंगी? ये सवाल वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ऊर्जा और तकनीक का भविष्य अब तेल के कुओं से निकलकर लिथियम की खदानों तक पहुंच गया है और जो इसे कंट्रोल करेगा वही भविष्य कंट्रोल करेगा। बिल्कुल। तो इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इन बातों पर विचार करते रहिएगा, डॉट्स कनेक्ट करते रहिएगा और हमेशा की तरह अपनी दुनिया को और बेहतर ढंग से जानने के लिए जिज्ञासु बने रहिएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ज्ञान की इस यात्रा में आज का हमारा मिशन कुछ अलग और बहुत ही तेज गति वाला है। बिल्कुल, तेज गति वाला। आज का मुख्य उद्देश्य यूपीएससी भूगोल और पर्यावरण से जुड़े 50 अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो कि GT06 रिकॉल शीट से लिए गए हैं, उन्हें एक क्रम में समझना है, एक के बाद एक रैपिड फायर की तरह। हाँ, एकदम फटाफट, बिना भारी भरकम किताबों में उलझे। इतनी सारी जानकारी को तेजी से हासिल करना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। तो चलिए इसे समझते हैं। एकदम सही कहा, ये एक रैपिड फायर चर्चा होगी। हम इन 50 तथ्यों को क्रमानुसार पढ़ेंगे और जहां भी जरूरी होगा वहां बहुत ही संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया जाएगा ताकि कम समय में सटीक जानकारी मिल सके। मतलब ज्ञान को इतनी तेजी से डिकोड करना सच में एक दिमागी कसरत है। बिल्कुल है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तथ्य 1, एडियाकरण काल में आदिम जीवन की शुरुआत तब हुई जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हुआ, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन जमा हुई। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हाँ बताइए कि कैसे चुंबकत्व और जीव विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। पृथ्वी का वो विशाल चुंबक कमजोर पड़ा, तभी ऑक्सीजन का स्तर बढ़ पाया। क्या बात है। अब तथ्य 2 पर आते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र, यह मुख्य रूप से तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में फैला है। हाँ, इन 3 राज्यों में इसका फैलाव इसे एक बड़ा जैव विविधता का केंद्र बनाता है। बिल्कुल। तथ्य 3,
दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रमुख अयस्क हैं मोनाजाइट, बसनेसाइट और जेनोटाइम। ये आधुनिक तकनीक की रीढ़ है। तथ्य 4, उष्णकटिबंधीय ताड़ या पाम की किस्में। इसमें शामिल हैं नारियल, सुपारी जिसे अरेका नट कहते हैं, और ताड़ यानी पाल्मेरा, जो तटीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। सही कहा। और 5वां तथ्य है एरामिट्य दिब्बालू। विशाखापट्टनम के पास वाले लाल रेत के टीले। हाँ, वही जो समुद्र के स्तर और जलवायु में पिछले बदलावों को दर्शाते हैं। ये एक तरह से प्रकृति के टाइम कैप्सूल है। अब तथ्य 6, कोको 1500 से 2000 मिलीमीटर बारिश और गर्म तापमान में उगता है। और अक्सर इसे नारियल और सुपारी के साथ उगाया जाता है, जिसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। एकदम सही। तथ्य 7, एक अजीब समुद्री घटना है। उष्णकटिबंधीय महासागरों में भारी बारिश कोल्ड पूल बना सकती है, कोल्ड पूल, जो वर्टिकल ओशन मिक्सिंग को पूरी तरह से दबा देती है। मतलब समुद्र के सतह पर ताजे ठंडे पानी का एक ढक्कन सा बन जाता है, जो गहरे पानी को ऊपर आने से रोकता है। अच्छा, ऐसा है। तथ्य 8, स्थापित जल विद्युत क्षमता के मामले में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। ये ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। बिल्कुल। तथ्य 9, बो इको, ये गंभीर आंधी तूफान का अर्धचंद्राकार रडार संकेत है। रडार पर धनुष जैसा आकार दिखते ही विनाशकारी हवाओं की चेतावनी मिल जाती है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? तथ्य 10 सुनिए। पृथ्वी पर दिन की लंबाई, प्लेट टेक्टोनिक्स, कोर की गति, चंद्र गुरुत्वाकर्षण और जलवायु परिवर्तन के कारण भी बदल सकती है। ये सच में हैरान करने वाला है कि दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं होता, ये थोड़ा बहुत बदलता रहता है। तथ्य 11 में एक अनोखा शब्द है हंग्री वाटर यानी भूखा पानी। हाँ, ये बांधों से छोड़ा गया तलछट रहित पानी होता है, जो निचले इलाकों में नदी के तल को बहुत तेजी से नष्ट करता है, क्योंकि उसमें कटाव करने की अत्यधिक ऊर्जा आ जाती है। सही कहा। तथ्य 12, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन यानी IHO वैश्विक महासागर मानचित्रण का समन्वय करता है, समुद्र की गहराइयों का नक्शा बनाने के लिए। तथ्य 13, जंगेजूर क्षेत्र आर्मेनिया में स्थित है, कॉकेशस इलाके का एक बहुत महत्वपूर्ण क्रॉसरोड। तथ्य 14, नीनो 3.4 क्षेत्र का उपयोग अल नीनो और लानीना स्थितियों की निगरानी के लिए किया जाता है। प्रशांत महासागर का यही हिस्सा दुनिया भर के मौसम का थर्मोमीटर है। तथ्य 15, बिटुमेन एक पेट्रोलियम आधारित हाइड्रोकार्बन है जिसका भारी उपयोग सड़क निर्माण में होता है, रिफाइनिंग के बाद बचा हुआ सबसे गाढ़ा हिस्सा। तथ्य 16, ग्रीस का चियोस द्वीप मैस्टिक गम के उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहाँ की मिट्टी और हवा में कुछ खास है जो ये विशेष गोंद पैदा करता है। तथ्य 17, लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर है और कैलाश मानसरोवर का मार्ग बनाता है। एक बहुत ही रणनीतिक बिंदु है ये। बिल्कुल। अब तथ्य 18, दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र, इनमें स्प्रैटली द्वीप, पार्सल द्वीप और स्कारबोरो शामिल हैं। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इन द्वीपों का जिक्र केवल भौगोलिक समझ के लिए कर रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए, किसी भी देश का पक्ष लिए बिना, सिर्फ तथ्यों के रूप में। बिल्कुल, सिर्फ अक्षांश और देशांतर की जानकारी के लिए। तथ्य 19, भारत में चक्रवातों का वर्गीकरण हवा की गति, तूफान की लहर जिसे स्टॉर्म सर्ज कहते हैं, और बारिश की तीव्रता पर आधारित है। क्योंकि सिर्फ हवा ही नहीं, पानी की लहरें सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं। तथ्य 20, रवांडा और DR कांगो द्वारा साझा की जाने वाली किवू झील अंततः तंगानिका झील में जाकर गिरती है। अफ्रीकी झीलों का ये जलमार्ग कमाल का है। तथ्य 21, कुल्सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उत्तर पूर्व के भूगोल का अहम हिस्सा। तथ्य 22, बोलीविया का सलार डी उयूनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है, और साथ ही एक प्रमुख लिथियम भंडार भी है, भविष्य की ऊर्जा का खजाना। तथ्य 23, कुछ महत्वपूर्ण बांध, कावेरी पर मेकेदातु, सियोम पर तातोटू और रावी नदी पर शाहपुर कंडी। इन बांधों की लोकेशन याद रखना महत्वपूर्ण है। तथ्य 24, बड़ी या काली इलायची पूर्वी हिमालय से आती है, जबकि छोटी यानी हरी इलायची पश्चिमी घाट की मूल निवासी है। भारत की भौगोलिक विविधता का शानदार उदाहरण। तथ्य 25, लद्दाख में उत्तर से दक्षिण का क्रम, सबसे ऊपर दौलत बेग ओल्डी, फिर गलवान पेंगोंग सो
और सबसे नीचे डेमचोक। और यहाँ भी हमारा उद्देश्य भू राजनीतिक रूप से पूरी तरह तटस्थ रहना है। ये सिर्फ एक नक्शे की पढ़ाई है। बिल्कुल सही। तथ्य 26 टोंगा पोलिनेशिया में है, ग्रेट चागोस बैंक हिंद महासागर का एटोल है और सुलावेसी इंडोनेशिया में है। समुद्री भूगोल की अहम लोकेशंस। तथ्य 27 जारोसाइट खनिज वैज्ञानिकों को प्राचीन भूवैज्ञानिक और विकिरण घटनाओं का अध्ययन करने में मदद करता है। एक तरह की टाइम मशीन है जारोसाइट। तथ्य 28 NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। ध्रुवीय शोध का पूरा जिम्मा इसी के पास है। तथ्य 29 स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स में टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज रूप से खिसकती हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टली रगड़ खाती हैं, ऊपर नीचे नहीं। तथ्य 30 नॉक्टिल्यूसेंट बादल मेसोस्फीयर में बहुत अधिक ऊंचाई पर होते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो वायुमंडल की परतें इस तरह काम करती हैं कि इतनी ऊंचाई पर सूरज ढलने के बाद भी इन बादलों पर रोशनी पड़ती रहती है, इसलिए चमकते हैं। तथ्य 31 भारत में राष्ट्रीय आपदा की कोई औपचारिक कानूनी परिभाषा नहीं है। प्रशासनिक तौर पर ये एक बहुत बारीक लेकिन अहम बिंदु है। तथ्य 32 निज़ारिम कॉरिडोर गाजा पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को विभाजित करता है। और इसे भी हम बिना किसी राजनीतिक टिप्पणी के सिर्फ निष्पक्ष रिपोर्टिंग के तौर पर देख रहे हैं। तथ्य 33 इथियोपिया की सीमाएं इरिट्रिया, जिबूती, केन्या और सूडान से लगती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का केंद्र है इथियोपिया। तथ्य 34 बोडो मिश्रण एक कवकनाशी या फंगिसाइड है जिसका उपयोग कॉफी और सुपारी जैसी फसलों में होता है। उष्णकटिबंधीय खेती के लिए बहुत जरूरी रसायन। तथ्य 35 अंडमान निकोबार की खाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम एरियल बे, बटलर बे, कैम्बेल बे और गैलाथिया बे। नेविगेशन के लिए ये क्रम बहुत अहम है। तथ्य 26 ऑरोरा के रंग मुख्य रूप से आवेशित कणों के साथ वायुमंडलीय बातचीत की ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल, ऊंचाई और गैस मिलकर तय करते हैं कि आसमान लाल दिखेगा या हरा। तथ्य 37 मेसोस्केल संवहनी प्रणालियां आंधी तूफान के बड़े समूह हैं जो अक्सर अचानक बाढ़ या फ्लैश फ्लड्स लाते हैं। कई छोटे तूफान मिलकर एक बड़ा सिस्टम बना लेते हैं। तथ्य 38 वेट बल्ब तापमान वाष्पीकरणीय शीतलन के माध्यम से प्राप्त होने वाला सबसे कम तापमान है। ये मापता है कि हवा कितनी नमी सोख सकती है। इसका ज्यादा होना खतरनाक हो सकता है। तथ्य 39 अरब सागर का मिनी वार्म पूल अल्नीनो वर्षों के बाद भारतीय मानसून को ठीक होने में मदद करता है। ये वार्म पूल कमजोर मानसून को फिर से ताकत देता है। तथ्य 40 सोलर मॉस सूर्य पर सनस्पॉट के पास देखे गए प्लाज्मा जेट्स हैं जो अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए जरूरी हैं। तथ्य 41 हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार तक फैला है। पूरे एशिया का वाटर टावर है ये। तथ्य 42 प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत की जलवायु इसके लिए एकदम आदर्श है। तथ्य 43 एक कमजोर अंटार्कटिक पोलर भंवर या वोटेक्स अंटार्कटिका के आसपास जलवायु और पर्यावरण में भारी बदलाव ला सकता है। ठंडी हवाओं का ये बवंडर कमजोर पड़े तो ध्रुवीय ठंड बाहर आ जाती है। तथ्य 44 कुछ सीमावर्ती देशों के उदाहरण तुर्की ईरान, ईरान आर्मेनिया और अजरबैजान तुर्की। यूरेशिया के महत्वपूर्ण क्रॉसरोड्स। तथ्य 45 पहाड़ों में बादल फटने या क्लाउड बर्स्ट की घटना मुख्य रूप से नम हवा के ओरोग्राफिक लिफ्टिंग के कारण होती है। हवा पहाड़ से टकराकर तेजी से ऊपर उठती है और सारी नमी एक साथ गिरा देती है। तथ्य 46 महत्वपूर्ण जनजातीय समूह जैसे उड़ीसा के साओरा और पश्चिम बंगाल के डोकरा डामर कारीगर। मानव भूगोल की समृद्ध विरासत। तथ्य 47 यारलोंग त्सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के रूप में प्रवेश करने से पहले दुनिया की सबसे गहरी घाटी Today we're बनाती है। analyzing हिमालय federalism. को Great, let's काटती start हुई with the division एक of powers. अद्भुत The Union जलधारा। and Polity Tithya podcast. 48 Let's analyze the UPSC दुर्लभ trends. Yes, the पृथ्वी focus is तत्वों on के governance and उपयोग। amendments. Exactly, जैसे and Landmark परमाणु Polity रिएक्टरों में podcast. Today we're gadolinium analyzing और federalism. कैंसर के Great, let's इलाज start में with the division of जेट्रियम। powers. The Union भूगोल and और Polity चिकित्सा podcast. विज्ञान Today का we're संगम। analyzing तथ्य federalism. Great, let's start with the division of इटली powers. के The Union सिसिली में dynasty. स्थित Let's break माउंट down the एटना UPSC prelims यूरोप paper. का सबसे Yes, the history ऊंचा section was सक्रिय particularly ज्वालामुखी है। challenging this जो time. More focus टेक्टोनिक on modern टकराव का podcast. सीधा Let's analyze the परिणाम है। UPSC और अंतिम trends. Yes, the तथ्य focus is on 50 governance and amendments.
Exactly, and landmark Quality judgment. podcast. Let's analyze the UPSC trends. Yes, the focus is on दक्षिण governance and भारत की amendments. जल प्रणालियों Exactly, का and एक landmark quality बेहतरीन podcast. उदाहरण। Today तो we're ये हुई analyzing पूरी लिस्ट। federalism. Great, हमने let's start with the सफलतापूर्वक division of सभी powers. 50 The तथ्यों union का एक and क्रमिक state. Let's अध्ययन break पूरा down the कर लिया UPSC है। prelims वो paper. भी Yes, the इतनी history तेजी section was से। particularly इस challenging this rapid time. fire More शैली focus on का quality महत्व ही podcast. यही Today है। we're हमने analyzing एक ही federalism. Great, चर्चा let's start with the में division of powers. महासागरों The की union and गहराइयों state. जैसे IHO और कोल्ड पूल से लेकर सूर्य के सतह के सोलर मॉस तक Welcome का to सफर Quality तय किया। podcast. Let's बिल्कुल। analyze the और UPSC पृथ्वी trends. के Yes, the कोर के focus is कारण on दिन governance की and लंबाई में amendments. बदलाव Exactly, भी and देखा। landmark judgment. यह दिखाता है कि भूगोल केवल नक्शों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गतिशील प्रणाली है। और ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि भू राजनीतिक बिंदु जैसे दक्षिण चीन सागर या गाजा केवल भौगोलिक समझ के लिए साझा किए गए हैं, जिनका उद्देश्य मात्र तथ्यों की जानकारी देना है, किसी भी विषय पर कोई पक्षपात नहीं। एकदम सही। निष्पक्षता इस विस्तृत चर्चा का आधार है। तो इस सफर के अंत में एक विचार सामने आता है। कैसा विचार? हमने देखा कि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स दिन की लंबाई तक को बदल सकती हैं और अंटार्कटिका के ऊपर हवाओं का एक कमजोर भंवर वैश्विक जलवायु को गहरे रूप से प्रभावित कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे दैनिक जीवन की ऐसी और कितनी घटनाएं हैं जो शायद पृथ्वी के किसी अदृश्य हिस्से में हो रहे छोटे से बदलाव का परिणाम हो, जिन्हें हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। क्या पता एक छोटा सा कोल्ड पूल सालों बाद की खेती तय कर दे। ये विचार सच में दिमाग को झकझोर देता है। इस ब्रह्मांड और हमारी इस पृथ्वी में हमेशा कुछ नया और आश्चर्यजनक सीखने के लिए मौजूद है। आज की यह तेज और विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मतलब हम बात कर रहे हैं भूगोल और पर्यावरण की। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का आधार एक बहुत ही शानदार स्रोत है। इसका नाम है वाजीराम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट रिकॉल रिवीजन GT02। ये एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। इसमें करीब 50 फ्लैश कार्ड्स के जरिए कुछ बेहद अहम वैज्ञानिक और भौगोलिक तथ्यों को संकलित किया गया है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम इन 50 बिंदुओं को उनके मूल क्रम में, मतलब एक एक करके सीरीज में पढ़ेंगे, और जहां भी जरूरत होगी हम उनके पीछे के विज्ञान को बहुत ही संक्षेप में डिकोड करेंगे। एकदम। और चिंता मत कीजिए, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है। ये एक रैपिड फायर ज्ञान की तरह होगा, सीधे और सटीक तथ्य। मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी। इस स्रोत की सबसे खास बात यह है कि शुरुआत में ये तथ्य शायद अलग थलग लगें। जैसे कहीं बादलों की बात हो रही है तो कहीं समुद्र की। हाँ, लेकिन जब हम इन्हें इसी क्रम में एक साथ पिरोते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी पृथ्वी असल में एक बहुत ही विशाल और जटिल मशीन है, जिसका हर एक पुर्जा दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से बिना किसी देरी के हमें इस मशीन के पहले पुर्जे यानी वायुमंडल से शुरुआत करनी चाहिए। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। चलिए पहले तथ्य से शुरू करते हैं। तो स्रोत सा पहला ही तथ्य एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है। अगर किसी से भी पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो ज्यादातर लोग तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जल वाष्प या वाटर वेपर है। ये सच में चौंकाने वाला है। हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में इतना सुनते हैं कि हम भूल जाते हैं कि प्राकृतिक रूप से पानी की भाप हमारे वायुमंडल में गर्मी को रोक कर रखने का सबसे बड़ा काम करती है। एकदम सही। अब दूसरे तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, जो तापमान प्रवणता यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में है। स्रोत बताता है कि ये उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्रों में सबसे कम होती है। और इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा पॉइंट। नक्शे पर जो आइसोथर्म्स होते हैं, मतलब वो रेखाएं जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं, हाँ, अगर वो रेखाएं बहुत पास हों, हाँ, तो इसका मतलब है कि वहां तापमान प्रवणता बहुत अधिक है। पर इसे आम भाषा में कैसे समझें? इसे एक पहाड़ की ढलान की तरह समझें। अगर ढलान बहुत खड़ी है तो आप तेजी से नीचे आएंगे। अच्छा। ठीक वैसे ही अगर बहुत कम दूरी में तापमान तेजी से बदल रहा है तो हम कहेंगे कि तापमान प्रवणता बहुत हाई है। आइसोथर्म्स का पास होना इसी खड़ी ढलान को दिखाता है। क्या बात है। इस ढलान वाले उदाहरण से स्रोत का चौथा पॉइंट बिल्कुल साफ हो जाता है, जो जेट स्ट्रीम के बारे में है। ये ऊपरी क्षोभ मंडल में चलने वाली बहुत तेज गति की हवाएं होती हैं ना। हाँ, जियोस्ट्रॉफिक हवाएं। स्रोत बताता है कि ये हवाएं लगभग सीधी तब बहती हैं जब दो वायु राशियों के बीच तापमान का अंतर बहुत अधिक होता है। मतलब जब एक तरफ बहुत ठंडी हवा हो और दूसरी तरफ बहुत गर्म हवा, तो उनके बीच एक बहुत मजबूत दीवार बन जाती है।
इसी कारण जेट स्ट्रीम हवाएं बिना ज्यादा मुड़े एक तेज नदी की तरह बहती हैं। बिल्कुल। अब पांचवें और छठे तथ्य के लिए हम हवाओं से नीचे उतर के समुद्र की तरफ आते हैं। मॉनसून की भविष्यवाणी वाला पॉइंट। हाँ, हम अक्सर सुनते हैं कि मानसून के लिए सी सरफेस टेम्परेचर यानी समुद्री सतह का तापमान मापा जा रहा है, लेकिन स्रोत कहता है कि इससे कई बेहतर पैमाना ओशन मीन टेम्परेचर है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही व्यवहारिक है। सतह का तापमान तो दिन में तेज धूप से तुरंत बदल सकता है और रात में ठंडा हो सकता है। सही कहा, इसलिए ये सही तस्वीर नहीं देता। लेकिन ओशन मीन टेम्परेचर समुद्र की गहराई तक के औसत तापमान को मापता है। मतलब सतह से धोखा हो सकता है, गहराई ही असली सच बताती है। बिल्कुल, यही गहराई की गर्मी बाद में हमारे मॉनसून को चलाती है। तो सातवें तथ्य पर आते हैं। यहाँ जियोस्ट्रॉफिक हवाओं का जिक्र है। यहाँ बताया गया है कि ये हवाएं तब चलती हैं जब दबाव प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, हाँ, और कोरियोलिस बल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये हवाएं हमेशा आइसोबार के समानांतर बहती हैं। इसे समझने के लिए एक रस्साकशी की कल्पना करें। एक तरफ हवा को धकेलने वाला बल है और दूसरी तरफ कोरियोलिस बल जो हवा को मोड़ना चाहता है। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हवा न तो सीधे आगे जाती है और न ही पूरी तरह मुड़ती है, बल्कि वो प्रेशर लाइन के साथ साथ बहने लगती है। बेहतरीन। अब आठवां तथ्य इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITCZ के बारे में है। स्रोत कहता है कि ये जोन हैडली सेल का निर्माण करता है। हैडली सेल असल में हमारी पृथ्वी का एक विशाल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। वो कैसे? भूमध्य रेखा के पास जहां बहुत गर्मी होती है, वहां से गर्म हवा ऊपर उठती है, वायुमंडल में ऊपर ही ऊपर ठंडे इलाकों की तरफ जाती है और फिर ठंडी होकर वापस नीचे आती है। और इसी गर्म और नम हवा से जुड़ा है हमारा नौवां तथ्य, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भयंकर तूफानों वाला पॉइंट। हाँ, स्रोत के अनुसार इन तूफानों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट है, जो संघनन के दौरान निकलती है। मैं हमेशा सोचता था कि इन्हें ऊर्जा मिलती कहाँ से है। ये प्रकृति का जादू है। जब समुद्र का पानी भाप बनता है तो वो सूरज की बहुत सारी गर्मी अपने अंदर सोख लेता है, और जब ऊंचाई पर जाकर ये भाप वापस पानी की बूंदों में बदलती है तो जो गर्मी उसने सोखी थी वो अचानक बाहर निकल जाती है। यही गुप्त ऊष्मा तूफान के इंजन के लिए ईंधन का काम करती है। और शायद इसीलिए 10वां तथ्य कहता है कि जो सबसे मजबूत चक्रवात होते हैं उनकी आंख यानी तूफान का केंद्र आमतौर पर बहुत छोटा होता है। आइस स्केटिंग करने वालों की तरह जब वे गोल गोल घूमते हुए अपने हाथों को शरीर के करीब खींच लेते हैं तो उनकी स्पीड अचानक बहुत बढ़ जाती है। तूफान की आंख जितनी छोटी होगी, हवाओं का घेरा उतना कसा हुआ होगा और तूफान उतना ही विनाशकारी होगा। बिल्कुल। अब 11वें तथ्य पर चलते हैं, जो सीधे सूरज की ऊर्जा से जुड़ा है। सूरज के कुल विकिरण का केवल 1/4 हिस्सा ही प्रभावी रूप से पृथ्वी तक पहुंच पाता है। बाकी का हिस्सा रास्ते में ही रोक लिया जाता है। और 12वां तथ्य इसी का कारण बताता है। धूल के कण पृथ्वी के एल्बेडो को बढ़ाते हैं। एल्बेडो मतलब रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट करने की क्षमता। ये धूल के कण वायुमंडल में छोटे छोटे शीशों की तरह काम करते हैं। सूरज की किरणें इन पर पड़ती हैं और अंतरिक्ष की तरफ वापस मुड़ जाती हैं। प्रकृति का अपना सनस्क्रीन। एकदम सही। 13वां तथ्य एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवातों के बारे में है। इनकी सबसे बड़ी पहचान उनका फ्रंटल सिस्टम है। साधारण चक्रवात गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवात तब बनते हैं जब दो बिल्कुल अलग स्वभाव वाली हवाएं आपस में टकराती हैं। जैसे एक तरफ से ध्रुवीय ठंडी हवा और दूसरी तरफ से गर्म हवा। हाँ, और जहां ये टकराती हैं उस बॉर्डर को फ्रंट कहते हैं। अब 14वां तथ्य एक ऐसा भ्रम तोड़ता है जिसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं। विषुव या इक्विनॉक्स के दिन और रात बिल्कुल बराबर नहीं होते। इसका कारण 15वें तथ्य में है, वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमारा वायुमंडल एक लेंस की तरह काम करता है जो सूरज की रोशनी को थोड़ा मोड़ देता है, जिससे सूरज हमें उगने से थोड़ा पहले और डूबने के कुछ मिनट बाद तक दिखता रहता है। मतलब दिन की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। अब 16वें तथ्य में नेटाल प्रकार की जलवायु का जिक्र है, जहां साल भर तटवर्ती व्यापारिक हवाओं यानी ऑनशोर ट्रेड विंड्स के कारण बारिश होती है, क्योंकि लगातार समुद्र से नमी लेकर जमीन की तरफ आती हैं। 17वां तथ्य बहुत ही बुनियादी है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान
कम क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल ऊपर से सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि नीचे पृथ्वी की सतह से निकलने वाले स्थलीय विकिरण से गर्म होता है। तवे वाले उदाहरण की तरह सूरज जमीन को गर्म करता है और जमीन अपने ऊपर की हवा को। इसलिए जमीन से जितना दूर जाएंगे उतनी ठंड लगेगी। 18वां तथ्य भारत के मौसम से जुड़ा है। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रबी की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर गेहूं के लिए। ये भूमध्य सागर की तरफ से आने वाले छोटे तूफान हैं जो सर्दियों में उत्तर भारत में हल्की बारिश लाते हैं। 19वां तथ्य समुद्रों की तुलना करता है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक ठंडा है। और 20वां तथ्य बताता है कि बंगाल की खाड़ी में एक विशेष ट्रफ जैसी संरचना होती है जो हवा के अभिसरण का कारण बनती है और चक्रवातों को तीव्र कर देती है। खाड़ी का आकार एक कीप या फनल जैसा है। जब हवाएं अंदर घुसती हैं तो टकराकर सीधे ऊपर उठती हैं, जिससे विनाशकारी चक्रवात बनते हैं। 21वां तथ्य महासागरों की लवणता के बारे में है। Polity Podcast. Today लवणता we're बढ़ने analyzing पर federalism. Great. Let's start with the division कम of हो जाता powers. है। The Union नमक and के Polity कण Podcast. पानी Let's के analyze the अणुओं को UPSC कसकर trends. Yes, the पकड़ focus लेते is on हैं governance और and amendments. आसानी से Exactly, भाप and नहीं landmark बनने Polity देते। Podcast. Today 22वां we're तथ्य analyzing federalism. इसी से Great. जुड़ा Let's है। start with the division of powers. The उपोष्ण Union and कटिबंधीय Polity महासागरों Podcast. में Today we're गर्म analyzing पश्चिमी federalism. सीमा Great. Let's start with the जलधाराएं division of powers. The वाष्पीकरण Union को and बढ़ा state. Let's देती break हैं। down the पानी UPSC गर्म prelims होगा paper. तो Yes, जाहिर the है history भाप section was ज्यादा particularly बनेगी। challenging this 23वां time. तथ्य More focus on modern साइबेरियन podcast. जलवायु Let's analyze क्षेत्र the के बारे UPSC में। trends. Yes, the focus is वहाँ on governance and कड़कड़ाती amendments. ठंड के Exactly, and बावजूद landmark Polity साल Podcast. भर Let's बारिश analyze the होती है। UPSC हाँ, trends. Yes, the focus is मूसलाधार on नहीं, governance and लेकिन amendments. गर्मियों Exactly, में and बारिश landmark और Polity सर्दियों Podcast. में Today we're बर्फबारी analyzing लगातार federalism. चलती Great. रहती Let's start है। with the division of 24वां powers. तथ्य The Union and इंडियन state. Let's ओशन break down the डाइपोल UPSC prelims या paper. Yes, the history IOD section पर was है। particularly challenging this यह time. More focus on इंडोनेशिया modern के Polity दक्षिण Podcast. Today और we're अरब सागर analyzing के पानी federalism. के Great. बीच Let's के start with the तापमान के division of अंतर पर powers. निर्भर The करता Union है। and state. 25वां तथ्य स्पष्ट करता है कि नेगेटिव आईओडी के कारण बंगाल की Polity खाड़ी में Podcast. Let's चक्रवातों analyze the की UPSC संख्या trends. बढ़ Yes, the जाती focus है। is on ये governance झूले and की तरह काम amendments. करता है Exactly, ना? and landmark बिल्कुल। judgment. जब अरब सागर ठंडा और इंडोनेशिया के पास वाला सिरा गर्म होता है तो ज्यादा भाप और ज्यादा तूफान बनते हैं। 26वां तथ्य एनाबैटिक और कैटाबैटिक हवाओं का है। एनाबैटिक दिन में और कैटाबैटिक रात में चलती हैं। दिन में पहाड़ की ढलान गर्म होकर हवा को ऊपर उठाती है और रात में ठंडी होकर हवा को नीचे घाटी में धकेलती है। 27वां तथ्य बताता है कि क्षैतिज हवाओं की तुलना में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल हवाएं बहुत कमजोर होती हैं। हम आंधी महसूस करते हैं जो हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन वर्टिकल हवाएं बादलों के निर्माण के लिए जरूरी हैं। 28वां और 29वां तथ्य बादलों के प्रभाव पर हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस बादल कूलिंग प्रभाव देते हैं, क्योंकि वो छाते की तरह सूरज की धूप को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जबकि सिरस बादल वार्मिंग प्रभाव पैदा करते हैं। क्योंकि वो पतले होते हैं और धरती की गर्मी को कंबल की तरह रोक लेते हैं। 30वां तथ्य मेरा पसंदीदा है। ज्वालामुखी की राख महासागरों के लिए फायदेमंद होती है। हाँ, क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन के विकास के लिए आयरन की आपूर्ति करती है। विनाश के बीच से जीवन का पोषण। 31वां तथ्य कहता है कि कोल्ड फ्रंट्स के आने से पहले अक्सर सिरस बादल दिखाई देते हैं। ये प्रकृति का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। 32वां और 33वां तथ्य बादलों के नामों पर हैं। मैक्रोल स्काई मतलब सिरोक्यूमुलस बादलों से भरा आसमान, जो मछली की त्वचा जैसा दिखता है, और मेयरस्टेन पतले सिरस बादल होते हैं, जो घोड़े की पूंछ की तरह हवा में लहराते हैं। 34वां तथ्य रेगिस्तानों के बारे में है। अधिकांश गर्म रेगिस्तान 15 डिग्री और 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित हैं। इसका कनेक्शन हेडली सेल्स से है। सूखी हवा इन अक्षांशों पर नीचे उतरती है और बादलों को बनने नहीं देती। 35वां तथ्य मेडेन जूलियन ऑसिलेशन या MGO के बारे में है। ये एक पूर्व की ओर बढ़ने वाला उष्णकटिबंधीय वर्षा पैटर्न है, जिसका चक्र 30 से 60 दिनों का होता है। 36वां तथ्य बायोम पर है। सभी बायोम में सबसे अधिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वर्षावन की होती है। भरपूर सूरज और साल भर बारिश जीवन पनपने के लिए एकदम सही जगह। 37वां और 38वां तथ्य फिर से बादलों पर हैं। सिरस बादल मुख्य रूप से बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर होते हैं जहां तापमान माइनस में होता है। और निम्बोस्ट्रेटस बादल ऑल्टोस्ट्रेटस बादलों के घने होने से बनते हैं। निम्बस मतलब बारिश। जब बादल बहुत घने और काले हो जाते हैं तो लगातार बारिश करते हैं। 39वां और 40वां तथ्य स्थानीय हवाओं का है। पंपेरो हवाएं अर्जेंटीना में, और सिमूम हवाएं पूर्वी सहारा क्षेत्र में चलती हैं, 41वां तथ्य टुंड्रा क्षेत्र के बारे में है। ये वृक्ष विहीन होते हैं, क्योंकि वहां तापमान कम होता है और जमीन जमी रहती है, जिससे ग्रोइंग सीजन बहुत छोटा मिलता है। 42वां तथ्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र की कृषि पर है। ये क्षेत्र खट्टे फलों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। प्रवाह हिमालय के उत्तर में खिसकता है, तभी भारत में मॉनसून का रास्ता खुलता है।
44वां तथ्य सूखे को परिभाषित करता है। मौसम संबंधी सूखा तब होता है जब वर्षा लंबी अवधि के औसत से कम होती है। 45वां तथ्य ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट का है। यह तब काम करता है जब हवा के पार्सल का आसपास के वातावरण के साथ ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता। गुब्बारे के ऊपर जाकर अपने आप ठंडे होने की तरह। 46वां तथ्य ओजोन से जुड़ा है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का क्षरण ध्रुवीय सर्दियों के दौरान सबसे तीव्र होता है। सर्दियों में विशेष बर्फीले बादल बनते हैं जो ओजोन को नष्ट करने वाली रासायनिक प्रक्रिया शुरू करते हैं। 47वां तथ्य निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में है। ये हवा की प्रति इकाई आयतन में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को मापती है, मतलब हवा में पानी का सीधा नापतोल। अब हम अपने सफर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। 48वां और 49वां तथ्य इसी से जुड़े छोटे छोटे मौसम के बदलावों को समेटते हैं। और फिर आता है हमारा आखिरी 50वां तथ्य। जी हाँ, 50वां तथ्य कहता है कि वायुमंडल की सभी परतों में थर्मोस्फीयर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। थर्मो का मतलब ही गर्मी है। वहाँ हवा के गिने चुने अणु सूरज के रेडिएशन से हजारों डिग्री तक गर्म हो जाते हैं। तो अब हमने इन पूरे 50 तथ्यों का रैपिड फायर सफर पूरा कर लिया है। बिल्कुल। और अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ अलग थलग जानकारी नहीं है। सही का, पानी की एक बूंद भाप बनकर गुप्त ऊष्मा के रूप में चक्रवात को जन्म देती है और ज्वालामुखी की राख समंदर में जीवन को पाल रही है। पृथ्वी पर कोई भी घटना अकेले नहीं होती। एक साधारण सा वायुमंडलीय अपवर्तन दिन रात का समय बदल देता है। सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी मशीन है जिसका हर गियर एक दूसरे को घुमा रहा है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। वो क्या है? आज हमने देखा कि कैसे दूर दराज के प्राकृतिक सिस्टम हमारे मौसम और जलवायु को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है तो ऐसे और कितने अदृश्य प्राकृतिक चक्र और प्रणालियां हैं जो हर पल हमारे अस्तित्व को चला रही हैं, जिनके बारे में हम पूरी तरह से अनजान हैं। सच में बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम केवल मौसम का अनुभव कर रहे हैं या हम एक विशाल अदृश्य मशीनरी के बीच रह रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखते रहिए।